हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जैस्मिन एंड आई होप मेरी रिवीजन वाइड्स की वीडियोस आपके लिए यूजफुल होंगी। आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे दैट इज ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ये चैप्टर बहुत इजी है और हमें इस चैप्टर के रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज है, तो हमें इस चैप्टर के पॉइंट्स रिटेन करना उससे इजी होगा। और बाकी जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस आए हैं वो वेरिफिकेशन के टॉपिक्स पे आए हैं मेनली, तो जिसको हम कवर करते रहेंगे हमारी वीडियो के साथ। इस चैप्टर में हम ये वेरियस टॉपिक्स कवर करेंगे। लीगल फ्रेमवर्क, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, हमें पता है लीगल लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस होता है, मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और इंश्योरर या एश्योरर कौन होता है? द इंश्योरेंस कंपनी। और जो इंश्योर्ड होता है या एश्योर्ड होता है वो होता है पॉलिसी होल्डर। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम इंडेमनिटी या फिर बेनिफिट दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम देखेंगे वो है कि ये हम सेक्शन यहाँ पे कवर करेंगे रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर होता है, जनरल इंश्योरेंस फायर, मरीन, इन सब पर्पजेस का हो सकता है। मेनली यहाँ पे जो क्वेश्चन आने की चांस है वो है, ये डिस्टिंक्शन आ सकता है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बीच में। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें क्या बताता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो हमें एक इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि सर्टेन टाइम के बाद आफ्टर स्पेसिफिक टेन्योर्स हमें एक मेच्योरिटी बेनिफिट्स तो मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ मेच्योरिटी बेनिफिट्स का कुछ नहीं होता। अगर हमारा लॉस या फिर हमारा अनअवॉइडेबल सिचुएशंस अराइज हुई, लॉस हुआ, तब हमें प्रॉमिस करेंगे वो, यानी तब हमें क्लेम रिसीव होगा। अदरवाइज कुछ भी ऐसा मेच्योरिटी बेनिफिट जैसा यहाँ पे नहीं देखते हम। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे टर्म फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। यहाँ पे वेरिएबल इन द सेंस कि हम उसे मतलब कुछ कंपोनेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म फिक्स होते हैं, यूजुअली 1 साल का ही हम इंश्योरेंस करवाते चलते हैं हमारे स्टॉक्स एंड ऑल का। यहाँ पे पेमेंट्स सर्टेन है, चाहे वो क्लेम्स की फॉर्म में हो या मेच्योरिटी बेनिफिट्स की फॉर्म में हो। यहाँ पे अनसर्टेन है, अगर सर्कमस्टांस या कोई ऐसा इवेंट हुआ तो क्लेम अराइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी के साथ ये मल्टीपर्पज है, क्योंकि जो भी हमें यहाँ पे अर्न होता है या हम इसमें एज अ प्रीमियम यहाँ पे देते हैं तो उसकी भी हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है लाइफ इंश्योरेंस का। ये सिर्फ सोनली इंश्योरेंस के पर्पज से ही किया जाता है। तो ये था डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट जो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि लीगल फ्रेमवर्क। इस टॉपिक को आप जस्ट एक रीडिंग दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरियस लॉज बताए गए हैं, लॉज, रेगुलेशंस, एक्ट वगैरह बताए गए हैं जहाँ जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर लगते हैं। एक यहाँ पे जो नया बात ऐड हुई, IRDAI इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बाकी ये आपको पता ही है, इंश्योरेंस एक्ट 1938, देन IRDA, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस ये रेगुलेशंस फ्रेमवर्क बाय अंडर द IRDA एक्ट, कंपनीज एक्ट, और यहाँ पे IRDA प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस 2013। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ओवरव्यू कर लीजिएगा। देन सब रेलिवेंट प्रोविजंस, ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करना, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक थोड़ा। सब रेलिवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अब इंश्योरर जो मैंने आपको बताया था, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसको क्या डिफाइन किया गया है कि वो किस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होती है। या तो वो एक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हो, या तो वो एक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हो, यानी एक इंश्योरेंस कंपनी की फॉर्म में हो, या स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी हो, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्म में हो। और जो भी हमने पहले 3 पॉइंट्स पढ़े वहां पे वो इंश्योरेंस का काम करे। लेकिन जहां पे फॉरेन कंपनी की बात आ रही है, वो सिर्फ एंगेज इन द री इंश्योरेंस बिजनेस, जो कि वो अपनी ब्रांच के थ्रू करती है। ब्रांच जो उसकी एस्टेब्लिश है इंडिया में, सिर्फ री इंश्योरेंस के बिजनेस ही अलाउड है। अदरवाइज फॉरेन कंपनीज को कोई और बिजनेस अलाउड नहीं है। फॉरेन कंपनी आपको पता है कि कौन सी होती है, जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया होती है। देन नेक्स्ट देखेंगे पॉलिसी होल्डर कौन होते हैं। हम लोग जो मतलब अपने आप जो क्लेम अराइज करते हैं वो लोग। प्रोहिबिशन ऑफ इंश्योरेंस, ये यहाँ पे एक प्रोविजो ऐड किया गया कि जो भी हमने ऊपर 4 कंपनीज बताई हैं, ये 4 बताई, उनके अलावा कोई भी यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस रन नहीं कर सकता। यहाँ पे जो अमेंडमेंट आई है इस टॉपिक में आई है, तो जो ये ऑलरेडी हाईलाइटेड पोर्शन है ICAI की स्टडी मैट में, तो मैं यहाँ पे आपको अमेंडमेंट मार्क करवा रही हूँ। इस टॉपिक में अमेंडमेंट आई है। द इंश्योरेंस एक्ट प्रोहिबिट्स द इंश्योरर फ्रॉम एज्यूमिंग रिस्क विदाउट द रिसीट ऑफ फंड्स। मेनली जो ये हमारे
जो अमेंडमेंट है ये बताती है जब तक हमें हमारा मान लो पॉलिसी पीरियड स्टार्ट हो चुका है लेकिन हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो जो इंश्योरर है वो कोई भी रिस्क कवर नहीं करेगा। बस यही टॉपिक इस चीज के तहत है, विदाउट द रिसीट ऑफ फंड्स जब तक अमाउंट रिसीव नहीं होती हम अपना रिस्क एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, नो रिस्क टू बी एज्यूम, ये सारी बातें ही इस चीज में बताई गई हैं। नो इंश्योरर शैल एज्यूम रिस्क, जब उसे नॉट ऑर्डिनरली यानी मेनली जो भी उसका मतलब आउटसाइड द इंडिया उन सब चीजों को छोड़ के, ठीक है, जो भी उसका अमाउंट जो उसको रिसीव होना था प्रीमियम का अमाउंट, अगर वो उसको डायरेक्टली रिसीव ना हुआ हो, जो प्रीमियम पेबल था वो ना रिसीव हो, नॉट पेबल, या उसको गारंटेड था, अगर गारंटेड था कोई बात नहीं, गारंटी हमें मिल चुकी है तो हमें हमारी अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, विद इन सच टाइम एज में, या अगर हमारे पास कुछ ऐसा डिपॉजिट वगैरह भी नहीं है तो हम तब तक अपना रिस्क नहीं मानेंगे, उन केसेस में नहीं मानेंगे, ना हमारे पास अमाउंट आई, ना कोई गारंटी आई, ना उसका कोई डिपॉजिट पड़ा है उतनी अमाउंट का, तो उन केसेस में हम अपना रिस्क नहीं मानेंगे। फॉर दिस पर्पज इन केस ऑफ द रिस्क फॉर विच प्रीमियम कैन बी सर्टेन इन एडवांस द रिस्क में बी एज्यूम नॉट अर्लियर देन द डेट, तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें या तो कैश या बाय चेक रिसीव नहीं हो जाता हमारा प्रीमियम, कैश और चेक। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में हम क्या देखते हैं कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज यानी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती हैं, दैट नो इंश्योरेंस कंपनी अदर देन एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, कोई और यहाँ पे कमेंस नहीं कर सकती बिजनेस इंश्योरेंस का। देन यहाँ पे वही जो हमने बात ऊपर देखी थी कि फॉरेन जो कंपनी होती है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती है वो सिर्फ री इंश्योरेंस का काम कर सकती है, वो भी अपनी ब्रांच जो कि उसकी इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है उसके थ्रू। यानी ये क्या कहते हैं, इन विच द, और यहाँ पे ये बताया गया कि इन विच द एग्रीगेट, अब यहाँ पे कुछ ऐसा बताया गया, अब एक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है उसके साथ हम दूसरी कंपनी क्या मानेंगे, इंक्लूड्स अ कंपनी इन विच द एग्रीगेट होल्डिंग्स ऑफ इक्विटी शेयर बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग, मतलब यानी यहाँ पे मेनली जो बात कही गई है कोई भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और हमें वो कंपनी जहां पे फॉरेनर्स का शेयर लेस देन 49% है, 49% से एक्सीड नहीं करेगा उनका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, तो उसको भी हम यहाँ पे इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में ही कवर करेंगे। ये हम कंपनीज एक्ट में चीज देखते हैं सेक्शन में कि फॉरेन कंपनी जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, उसमें एक जो फर्स्ट सेक्शन वहां पे हम देखेंगे उसमें ये बात की गई है अगर हमारा फॉरेन का जो शेयर्स है अगर वो एक्सीड हो जाए तो अगर 50% आउटसाइडर्स का तो वो वहां पे डीम्ड इंडियन कंपनी मान जाए। तो यहाँ पे बोला गया कि इंडियन कंपनी में जहां पे अगर फॉरेनर्स का शेयर है नो डाउट कोई बात नहीं अगर है, बट अगर वो 49% से कम है तो यहाँ पे हम उसको इंडियन कंपनी का ही दर्जा देंगे तो वो इंश्योरेंस का काम रन कर सकती है। देन अमेंडमेंट टू द इंश्योरेंस एक्ट में क्या गया था, जो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ एंगेज हो सकती है री इंश्योरेंस के बिजनेस में, वो भी अपनी ब्रांच जो कि एस्टेब्लिश है उसकी इंडिया में। री इंश्योरेंस का मतलब वही होता है कि इंश्योरर भी अपना आगे रिस्क को प्रोटेक्ट करता है, आगे फर्दर वो रिस्क को आगे अपने फर्दर रिस्क को वो डिवाइड कर देता है। अब नेक्स्ट जो आता है रिक्वायरमेंट, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ की, और यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं हम सिर्फ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के टाइम पे हुए थे। अब वो है तो हमें पता ही है इंश्योरर उसको एनहांस कर सकता है नो डाउट। अब यहाँ पे ये भी एक अमेंडेड टॉपिक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ 150%। अब सॉल्वेंसी रेशियो क्या होती है, यानी हम सॉल्वेंसी रेशियो यानी एक मार्जिन टाइप रिटेन करके रखना। अब सॉल्वेंसी मार्जिन यानी एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, हमारे पास इतनी इनफ असेट्स हैं तो यानी 150% का गैप उनमें होना चाहिए। देन IRDA एंड रेगुलेशन फ्रेम, इसमें कुछ खास बात यहाँ पे नहीं है, जस्ट एक एक्ट को बताया गया है जिसमें कि 3 जो है शेड्यूल्स के अंदर सारा एक्ट डिफाइंड है क्या क्या उनको करना होगा। अब आता है फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें पता है कि फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि हर इंश्योरेंस बिजनेस को बैलेंस शीट, P&L, सेपरेट अकाउंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स और रेवेन्यू अकाउंट एवरी ईयर, ईच ईयर इनको यहाँ पे बना के मेंटेन करना होता है। तो यही यहाँ पे पॉइंट था, हर साल ये बना के रखेंगे।
एवरी इंश्योरेंस सेपरेट अकाउंट बनाएगा अपने शेयर होल्डर्स फंड्स का और पॉलिसी होल्डर फंड्स का, वो सेपरेट अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करेगा। देन शेड्यूल्स जो हमने देखे थे 3 शेड्यूल्स में होता है, रेगुलेशन जो होता है वो कंटेन करता है 3 शेड्यूल्स। पहला शेड्यूल करता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की ऊपर जो भी कंप्लाइंसेज होंगे उनके एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर। जो शेड्यूल बी है वो एप्लीकेबल होता है जनरल इंश्योरेंस के ऊपर। शेड्यूल सी जो है वो डील करता है ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। शेड्यूल सी दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस। अब आता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे एज सच कुछ अलग से नहीं होगी, यहाँ पे भी ऑडिट होगी, एवरी इंश्योरर की यहाँ पे ऑडिट होगी, एवरी इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट यहाँ पे होगी। जब मैं इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बोल रही हूँ तो जो हमने 4 पॉइंट्स पहले पढ़े थे, इंश्योरेंस कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के थ्रू बनती है, या जो कोऑपरेटिव बनती है, या जो पार्लियामेंट या एक्ट के थ्रू बनती है, वो सभी पार्ट्स यहाँ पे कवर होते हैं। आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड एनुअली बाय एन ऑडिटर। अब ऑडिटर वही है जो सीए एक्ट के अंदर है, तो यहाँ पे एज सच आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बोधर करने की जरूरत नहीं है। इस पैराग्राफ में ये बातें कही गई हैं कि जो भी इंश्योरर अपनी अकाउंट्स बनाएगा, जैसे P&L बैलेंस शीट हमने देखा, रेवेन्यू अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, वो सभी को ऑडिटर ऑडिट करेगा। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू फॉर्म में भी ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे बात कही गई है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी मेनली ये बात की गई है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की। तो पब्लिक सेक्टर को कौन यहाँ पे अपॉइंट करेगा? सीएजी, ठीक है। एंड इट्स पब्लिक सेक्टर को उसकी सब्सिडरीज को या उसके डिविजन्स में ऑफ द इज मेड बाय द CNDG, कॉर्पोरेट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और जैसे कि बाकी PSUs में होता है वैसे। और अदर्स के केस में, अदर देन दीज यानी कि प्राइवेट हम कह सकते हैं, तो वहां पे कैसे होगा? वहां पे होगा AGM के थ्रू, AGM के थ्रू होगा। एंड आफ्टर द, यानी जो भी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रहा हो, ऑडिटर सेटिस्फाई कर रहा हो, तो ये गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करने की चीज आपके पास क्या आती है? ऑडिटर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि वो इतनी पर्टिकुलर ऑडिट्स के अलावा नहीं कर सकता। तो वो कितनी है? मैक्सिमम वो 3 ऑडिट्स कर सकता है, ओनली 3 इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और भी विंडो लगाई गई है कि अगर हर, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मैक्सिमम उनकी 2 कर सकता है, यानी 2 लाइफ इंश्योरेंस एंड 2 जनरल इंश्योरेंस। अगर उसे 3 कंप्लीट करनी है तो अगर वो 2 लाइफ कर रहा है तो एक उसे जनरल करनी पड़ेगी, तीनों लाइफ इंश्योरेंस वो नहीं कर सकेगा। और यहाँ पे क्या पॉइंट आता है कि मैंडेटरी है उनको जॉइंट ऑडिट करवाना फॉर ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज, मैंडेटरी जॉइंट ऑडिट इनकी होती है। रेम्यूनरेशन का क्या पॉइंट है? जो हम कंपनीज ऑडिट में पढ़ते होते हैं सेक्शन 142 में, उसके अकॉर्डिंग ही इनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड होती है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ब्रांच ऑडिटर में क्या होगा कि अब जो पहले यहाँ पे 2 लोगों की मेनली बात की गई है, एक तो है पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरी है प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर वाली जो होती है उनके ऊपर लाइक वेरियस ब्रांचेस एंड डिविजन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उनके ऑडिटर्स का काम है ऑडिट करें और टाइमली रिपोर्ट सबमिट करें। जो हमारी हेड एंटिटी है, हमारी हेड इंश्योरेंस कंपनी है, उसके ऑडिटर को उसकी साथ कंप्लाई करें जो जो इनकी ये ऑब्लिगेशन बनती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, काम जो होता है ना वो सेंट्रलाइज तरीके से होता है, यानी उनका जो अकाउंटिंग ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं। तो यहाँ पे सारा काम हेड ऑफिस के थ्रू ही होता है, तो सारे अकाउंट रिविजन्स वगैरह प्रिपेयर्ड हेड ऑफिस पे होते हैं, तो ऐसे ब्रांच वगैरह की कोई यहाँ पे इम्प्लीकेशन नहीं होती। यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोसेस सिस्टम, प्रोसेस ऑडिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज के लिए सिर्फ सर्टिफिकेशन की बात की गई है कि सर्टिफिकेशन कौन दे सकता है। सर्टिफिकेशन ऑडिटर ही देगा, सीए ही देगा, बट स्टैट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर और कॉन्करेंट ऑडिटर को छोड़ के कोई और सीए देगा। सो इस बात का ध्यान रखना, विच इज नॉट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर और कॉन्करेंट ऑडिटर, इन तीनों को छोड़ के जो भी होगा, वो जो भी ऑडिटर होगा वो यहाँ पे हमें सर्टिफिकेशन देगा कि हमारा ये प्रॉपर है या नहीं, इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर
प्रोसेसेस हैं या नहीं इसके ऊपर, और इंस्टीट्यूट की यहाँ पे एक टेक्निकल गाइड भी है। सो जस्ट यहाँ पे एक जो मैंने आपको पॉइंट मार्क कराया वो ही थोड़ा इंपॉर्टेंट था। डायरेक्शंस ऑफ सीएजी वाला सेम पॉइंट है जो हम कवर करते हैं सेक्शन 143.5 एंड 143.6 जो कि कंपनीज ऑडिट के चैप्टर में हम कवर करेंगे। वहां पे क्या कहते हैं, सीएजी का काम क्या होता है, वो उसके पास पावर होती है डायरेक्शंस प्रोवाइड करना कि आप ऑडिट कैसे परफॉर्म करोगे, इंस्ट्रक्शंस देता है वो, और उसके बाद ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है सी एंड एजी को टाइमली, और उसके पास और सी एंड एजी के पास राइट होता है कि वो कमेंट कर सके या सप्लीमेंट ऑडिट, हमने देखा जैसे टेस्ट ऑडिट वगैरह वो कंडक्ट करते हैं। कारो की सब एग्जाम्पशन है इंश्योरेंस कंपनीज पे, कारो एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट। यहाँ पे भी कुछ ऐसा फर्दर कोई ऐसा डिटेल्ड पॉइंट यहाँ पे कवर करने वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये बातें कही गई हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी की सारी प्रोविजंस तो लगती हैं, लेकिन जो प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में तो हैं वो तो एप्लीकेबल होगी जहां पे इंश्योरेंस एक्ट जो कि साइलेंट था, वो उन रेलिवेंट एस्पेक्ट्स को, कुछ ऐसे पॉइंट्स को जहां वे कवर नहीं करता तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस वहां पे लग जाएंगे। तो यही जस्ट एक पॉइंट था आपको यहाँ पे देखने के लिए। ऑडिटिंग इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, यहाँ पे मेनली पहले पॉइंट मैं आपको कुछ ऐसे इसका इन पॉइंट्स का क्रक्स देना चाहती हूँ ताकि अगर इन पॉइंट्स को एग्जाम में पूछा जाए तो आप एबल हो गए आंसर करने के लिए, रेदर आप इन टॉपिक्स के ऊपर अपना ज्यादा टाइम डिवोट करिए। इतना टाइम यहाँ पे डिवोट करने की आपको जरूरत नहीं है। मेनली यहाँ पे क्या गया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट होता है वो किसी तरीके से भी स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को इंक्रीज या डिक्रीज या मतलब अलग नहीं करता, मटीरियली अफेक्ट नहीं करता। बस यहाँ पे क्या बात की गई है, मेनली ऑडिट ट्रेल की, मैं आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर कर देती हूँ। ऑडिट ट्रेल की बात की गई है। यहाँ पे ऑडिटर को क्या करना चाहिए कि मतलब वो ट्रांजैक्शंस को देखेगा कि वर्क फ्लो कैसा हो रहा है, उसको मेनली यही चीज देखनी है। फ्यू ट्रांजैक्शंस को देखेगा, सिलेक्ट कर लेगा, पहले फ्यू ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लेगा, उनको ट्रेस करेगा डिटेल में, उसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। उससे ना सिर्फ उसे वर्क फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शंस पता चलेगा बट उसे एक तरीके का एविडेंस मिल जाएगा कि प्रोसेसेस हमारी करेक्ट जा रही है, और वो सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा आईटी सिस्टम जो एस्टेब्लिश है हमारी एंटिटी के अंदर वो सही है, और बिल्ट इन कंट्रोल्स भी उसके अंदर हैं। और यहाँ पे जो ऑडिटर है वो 2 टाइप के WRs ऑब्टेन करता है। मान लो कुछ भी आप कुछ एंटिटी ने, मैनेजमेंट ने जो भी चेंजेस किए हैं आईटी सिस्टम के अंदर, जो भी चेंजेस किए उसके रिगार्डिंग, और दूसरा WR वो ऑब्टेन करेगा कि हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए अदर देन जो हमने ऊपर स्पेसिफाई कर दिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट में हम यहाँ पे क्या कवर करेंगे, टैक्स ऑडिट में यहाँ पे है कि कंपलसरी है, नेसेसरी है एवरी इंश्योरेंस कंपनी को टैक्स ऑडिट कराना 44AB के अंडर। वहां पे एक सेपरेट टैक्स ऑडिटर अपॉइंट होगा, उसको 2 तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है, या तो BR पास करके, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, या फिर MD या चेयरमैन अपॉइंट करेंगे उसे, MD या BR पास करके, या MD या चेयरमैन इफ सो ऑथोराइज्ड ऑन दिस बिहाफ। उसकी रेम्युनरेशन भी अलग फिक्स की जाएगी। जो भी ये ऑडिट रिपोर्ट देंगे वो फॉर्म 3CB में देंगे और पर्टिकुलर्स देंगे 3CD में। यहाँ पे एक नया ये पॉइंट ऐड किया गया था कि इन एडिशन ऑडिटर फैमिलियराइज करेगा आप खुद को सेक्शन 44 के साथ ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अब आता है स्पेसिफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। यहाँ पे हम देखते हैं मेनली टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इसके यहाँ पे जो मेमोरी टेक्निक है वो है यूपी की टीम एक पूरा, इस पूरा का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, होल ग्रुप है। यूपी की टीम एक पूरा होल ग्रुप है। मेनली जो इस टॉपिक में टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में आपको जो लर्न करना है वो है हेडिंग्स। यू से आपके पास यहाँ पे हो गया है यूनिट, पी से हो गया पेंशन रिटायरमेंट प्लान, टी से यहाँ पे आपके पास हो गया टर्म या प्रोटेक्शन, ई से आपके पास एंडोमेंट हो गया,
ए से एन्यूटीज ग्रुप, एम से यहाँ पे मनी बैक प्लान एंड होल। तो यहाँ पे ये सब आपको एक मेमोरी टेक्निक से ये लर्न करना होगा। यूपी की टीम एक पूरा का मतलब होता है, पूरा का मतलब होता है एक होल, यानी कि एक यूपी की टीम एक होल ग्रुप है। तो इस तरीके से आप इनको याद करना मेमोरी टेक्निक के साथ। अब नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे टॉपिक, ये जो टॉपिक यहाँ पे था, इन जो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उन टॉपिक्स को आपको करने की कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट एक रीडिंग पर्पस के लिए भी आप करें, अदरवाइज जस्ट स्किप दैट टॉपिक, कुछ भी ऐसा उस टॉपिक में नहीं है। अब जो यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहले तो डिस्क्लोज क्या करेंगे हम बाय वे ऑफ नोट्स बैलेंस शीट में, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। आपको पता है ये सारी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज का पार्ट है, तो ये सारी हम इंक्लूड करेंगे हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में, यानी कि हम बैलेंस शीट के नोट्स में यहाँ पे इसको डिस्क्लोज करते हैं, नोट्स टू अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट के नोट्स में हम यहाँ पे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज को डिस्क्लोज करते हैं। देन और क्या हम डिस्क्लोज करते हैं, एक्चुअल की क्या एग्जम्पशंस उसने लगाई हैं, हमारे क्या इनकम्बरेंसेस हैं, प्लस एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि कमिटमेंट्स हमने क्या कर रखी हैं, कुछ ऐसे आप कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टॉपिक दैट इज ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। यहां से हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का एक पोर्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद इसके खत्म होने के बाद हमारा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या क्या एरियाज ऐसे हैं जहां पे लाइफ इंश्योरेंस को, यानी लाइफ इंश्योरेंस कहाँ पे जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं क्या क्या है उसके एरियाज हैं। सबसे पहले एक्चुरियल प्रोसेस। एक्चुरियल हमें क्या काम बताता है, एक तो हमें लाइक क्लेम्स वगैरह क्या प्रीमियम की, इन सब की हमें बताता है कैलकुलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुरियल प्रोसेस लाइफ इंश्योरेंस। पहले इसकी इंपॉर्टेंस इतनी कम थी, अब इसको पहले जस्ट हम सुपरवाइजिंग कंप्लायंस के थ्रू यूज करते थे, लेकिन अब इसने इतनी इंपॉर्टेंस है अब इसकी, अब इसको सर्टिफाई कर दिया गया है, सर्टिफाई करता है अब ये वेदर द प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल, यानी एक तरीके से हम इनसे सर्टिफिकेशन लेते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी के लिए यूजफुल होगा या नहीं, ये कंप्लाई कर रहा है या नहीं। तो ये अब इसका जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ दी गई है। इनकी जॉब क्या होती है, एक्चुअल डिपार्टमेंट की जॉब क्या होती है, ये डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं ताकि रिस्क को क्वांटिफाई कर पाए, ठीक है, कैलकुलेट कर, मेनली वही बात है ना, कैलकुलेटिंग का काम, मॉडलिंग हब होता है ये हमारी एंटिटी का, ठीक है। विद इन द डिपार्टमेंट्स फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इज डिटरमाइंड फ्रॉम प्राइसिंग टू पॉलिसी वैल्यूएशन, यानी हमारे प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए, ये सब चीजें, कितना प्रीमियम हम डिमांड करें, ये सब चीजें, ये हमारे एक्चुअल प्रोसेस हमें रिस्क को, हमारे मेनली जो यहाँ पे हम बात करते हैं कैलकुलेशन को, ये डील करते हैं। यहाँ पर और ऑडिटर का क्या रोल है, ये देखना कि एक्चुअल वैल्यूएशन सही है या नहीं, उस जो उन्होंने लाइबिलिटीज कैलकुलेट की वो सारी कैलकुलेट करना। अब एक्चुअल जो डिपार्टमेंट होता है उसके की एरियाज ये ऑफ बिजनेस क्या होते हैं एक्चुअल डिपार्टमेंट की, इसका एक छोटा सा निमोनिक टाइप है, तो आपके लिए यूजफुल होगा। इसके लिए क्या निमोनिक है, पीएम के स्टैट्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन से यू हैव टू लर्न द सॉल्वेंसी वर्ड। पीएम के स्टैट यानी जो हम जिसे स्टैटिस्टिक्स करते हैं, पीएम के स्टैट्स का, पीएम से हमारा हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मॉडल डेवलपमेंट के स्टैट्स का, स्टैट्यूटरी वैल्यूएशंस का कोई सॉल्यूशन सॉल्वेंसी मार्जिन नहीं है। सो यू कैन लर्न विद दिस हिंट। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपको जस्ट रिटेन करने होंगे, जैसे कि बिजनेस प्लानिंग, मैंने और जस्ट इतने पॉइंट्स इनफ हैं। पीएम के स्टैट का कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट, स्टैट्यूटरी एंड सॉल्वेंसी दिस। अब अंडरराइटिंग भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये जो हेडिंग है इसको अच्छे से याद कर लेना कि अ प्रपोजल इन एन एप्लीकेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द लेवल ऑफ रिस्क इन ईच ऑफ द न्यू एंट्रेंट इज कॉल्ड सिलेक्शन भी बोलते हैं हम इसे, अंडरराइटिंग भी बोलते हैं, इज कॉल्ड सिलेक्शन और अंडरराइटिंग। देन
अंडरराइटिंग क्या करता है, असेस करता है रिस्क को, डिटरमाइन करता है कितना प्रीमियम हमें चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से प्राइस। द फंक्शन ऑफ द अंडरराइटेड एक्वायर करने का या फिर राइट करने का बिजनेस, ताकि दैट जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लेके आएगा। हमें पता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इस डर में होती है कि हमें कहीं हमारा लॉस ना हो जाए कुछ, तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अंडरराइटिंग का फंक्शन एंटिटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन ऑडिटर का क्या रोल है, अंडरराइटिंग की प्रोसेस को देखना। ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है कि क्या उसने प्रोसेस लगाई एक्सेप्ट करने के लिए, उसको देखना, इवेल्युएट और टेस्ट करना उनकी इंटरनल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस को। देन री इंश्योरेंस का आपको मीनिंग क्लियर है कि जब एक तरीके से ये एंटिटी के लिए रिस्क मिटिगेटिंग टूल होता है। एंटिटी मींस इंश्योरर के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिस्क मिटिगेटिंग टूल होता है, जहां पे वो रिस्क अंडरराइट कर देते बाय जो उन्होंने खुद रिस्क लिया था वो पार्शियली टू अनदर को वो अंडरराइट कर देते हैं। इन अदर वर्ड, री इंश्योरेंस मींस वन इंश्योरर परचेजिंग कवरेज फ्रॉम अ सेकंड इंश्योरर फॉर अ रिस्क दैट द फर्स्ट इंश्योरर इज इंश्योरिंग। अब यहाँ पे ऑडिटर का क्या रोल होता है, वो चेक एंड कंफर्म करेगा कि री इंश्योर मेनली अब यहाँ पे क्या होता है, पहली जो एंटिटी थी ए, पहला इंश्योरर था ए, उसने किसी पार्टी का इंश्योरेंस किया। अब ए ने आगे उस फर्दर को री इंश्योर कर दिया बी को, तो ऑडिटर यहाँ पे वो चेक करेगा कि ए और बी के बीच में कुछ ऐसा अग्रीमेंट हुआ होगा, यानी उनके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिसके बेस पे वो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेनली जो यहाँ पे ऑडिटर वो देखता है प्रीमियम की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, उसकी पेमेंट कैसे हो रही है, कि पेमेंट उसकी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे 3 पॉइंट देखने हैं। पहले जो 2 पॉइंट्स हैं वो अग्रीमेंट के रिगार्डिंग ही हैं। तीसरा पॉइंट है अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट हुई है या नहीं, कैरिड आउट इन बुक्स। तो पहले देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द अग्रीमेंट्स सही थे या नहीं, फिर अग्रीमेंट्स में कुछ अपडेट तो नहीं हुआ, ये सब देखेंगे। देन वेरिफिकेशन ऑफ द पेमेंट्स, तो 3 पॉइंट देखेंगे, अग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग 2 पॉइंट एंड देन पेमेंट्स के रिगार्डिंग 1 पॉइंट। अब आता है फ्री लुक कैंसिलेशन। ये एक सिंपल प्रोसेस है, इस चीज का ऑप्शन पॉलिसी होल्डर के पास होता है। यहाँ पे जो इंश्योरर होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के में एंटर करने के बाद 15 दिन का टाइम देता है पॉलिसी होल्डर को कि अगर आपको कोई भी डिसएग्रीमेंट है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ तो आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं करूंगी। अगर आप किसी चीज के साथ डिसएग्री कर रहे हो तो जस्ट हम आपको रिफंड कर देंगे और रिटर्न कर दो आप हमें पॉलिसी। यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं रिटर्न द पॉलिसी, और अपने रीजंस को स्टेट कर दो कि आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो रही है, अपने यहाँ पे रीजंस दे दो आपको ऑब्जेक्शन क्यों है। आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी होगी यहाँ पे कि अगर वो कोई भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारी पॉलिसी के अंदर थी उससे ही डिसएग्री होना चाहिए, यानी यही रीजन होना चाहिए, किसी और रीजन की वजह से हम यहाँ पे आपको पॉलिसी कैंसिल या रिटर्न नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट क्या यहाँ पे है कि अब 15 दिन का जो टाइम था उसमें हम मान लो उनका जो भी अब आपा ने रिटर्न करनी है पॉलिसी, तो उन्होंने हमें जो प्रीमियम पे किया था वो हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करने सारा तो करेंगे नहीं, कुछ हमारा खर्चा लगा, कुछ हमारा प्रीमियम का हिस्सा बना, हम वो लेस करके करेंगे। तो डिडक्ट करेंगे प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम को और एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस में मेनली यहाँ पे 2 का वर्ड है, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड स्टैंप ड्यूटी। मेडिकल एक्सपेंसेस जो मेडिकल एग्जामिनेशन की एंड स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, अब ये जो सारा टॉपिक है वो रिपीटेड है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये किसी भी मोड में हो सकता है, ईमेल, फैक्स या फिर लेटर्स वगैरह की फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे एफएलसी रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड ओनली व्हेन द पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ये जस्ट कैलकुलेशन बताई हुई है वही जो हमने देखी थी। बस ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है कि 15 दिन में क्या रिसीव होगी, और प्लस यहाँ पे एक पॉइंट था कि जो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर होगा उसको यहाँ पे अपना साइन भी करने होते हैं। लेट मी सी, सिग्नेचर इन द पॉलिसी होल्डर मैच करना चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, तो यानी साइन वगैरह। और यही ऑडिटर चीज चेक करेगा कि क्या 15 दिन में आ गया या नहीं, वेरिफिकेशन करेगा सिग्नेचर्स की, पॉलिसी होल्डर की, और वो देखेगा कि यानी 15 दिन के अंदर अंदर प्रॉपरली जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उन्हीं की वजह से ही वो पॉलिसी रिटर्न हुई है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखेंगे कि पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल। अब पॉलिसी लैप्स किसकी गलती की वजह से हो रही है? पॉलिसी होल्डर की वजह से। उसने नॉन पेमेंट ऑफ द प्रीमियम ड्यूज, उसने पेमेंट नहीं की तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ठीक है, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। और क्या है यहाँ पे, फिर भी जो हमारा इंश्योरर होता है, जो हम इंश्योरर होते हैं, वो 15 या 30 डेज का टाइम देता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। और अगर वो ग्रेस पीरियड में भी पेमेंट कर देता है तो उसको ड्यू डेट का ही मान लिया जाता है। तो अगर वो फिर भी पेमेंट ना करे तो ये कंप्लीटली लैप्स स्टैंड होता है। ठीक है, ये जो लैप्सेशन होती है वो सारे स्टेक होल्डर जैसे कि पॉलिसी होल्डर, एजेंट्स, इंश्योरर, सबको अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अब पॉलिसी होल्डर को मतलब उसका पॉलिसी ही लैप्स होगी, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, फॉरफिट हो जाएंगे उनके सारे बेनिफिट्स। और जो एजेंट्स थे जिन्होंने इंश्योरेंस कराया था, उनको रिन्यूअल पे उनका कमीशन नहीं मिलेगा। देन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या स्टिपुलेट होती हैं। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि इंश्योरेंस जो होता है कि वो ग्रेस पीरियड पे पेमेंट ना देने के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो रिवाइवल का चांस भी होता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ये अवेलेबल रहता है। बट सम इंश्योरेंस, कुछ इंश्योरर्स ऐसा मानते हैं कि अगर मान लो 5 साल से ज्यादा हो गए हो ना, लैप्स्ड पीरियड अगर 5 साल का हो चुका है, तो हमें रिवाइवल करना बेनिफिट नहीं रहता, क्योंकि आपके अरियर्स ऑफ प्रीमियम इतने ज्यादा हो जाएंगे कि इससे बेटर है कि आप फ्रेश पॉलिसी ले लो। तो ये था हमारा सारा सिस्टम। और ऑब्वियसली ये भी बात है कि अब जो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो आपसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा। अब ऑडिटर का क्या रोल है? लैब्स को अच्छे से चेक करे, ये ड्यू डेट पे अमाउंट आ रहा था या नहीं, इन सब चीजों को चेक करे। अब पॉलिसी सरेंडर, पॉलिसी सरेंडर कौन करता है? अगेन ये पॉलिसी होल्डर करता है। ये होती है वॉलेंट्री टर्मिनेशन, मैं खुद से अपनी पॉलिसी सरेंडर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस बात को क्लियर होना चाहिए, वो सरेंडर कर रहा है तो उससे पहले की सारी जो भी उसकी पेमेंट्स होती हैं वो ऑलरेडी पे करी गई हूँ। ठीक है, मेनली यहाँ पे देखना पॉलिसी एलिजिबल कब होती है? पॉलिसी बिकम्स एलिजिबल फॉर सरेंडर ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी, प्रोवाइडेड इन 3 सालों का प्रीमियम ऑलरेडी पेड हो। 3 साल से पहले हमारी पॉलिसी सरेंडर होने के लायक नहीं बनती। ठीक है, और पॉलिसी ये मतलब जो आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये चीज मेंटेन होती है। और ये तो चीज क्लियर है, वो खुद से कर रहा है तो ये तो पॉलिसी सरेंडर तभी हो सकती है जब वो बंदा ही जिंदा हो, अलाइव्ड हो वो बंदा। तो ये सारे पॉइंट्स अब ऑडिटर इसको चेक करेगा। अब नेक्स्ट जो आता है प्रीमियम के ऊपर, और एक हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक रहेगा क्लेम्स के ऊपर। देन प्रीमियम के ऊपर हम क्या देखते हैं? प्रीमियम कलेक्शन, अकाउंटिंग और इनकी रिकंसिलेशन। अब प्रीमियम 2 केस में राइज होएगा, या तो हमारी कोई न्यू पॉलिसी है, न्यू प्रीमियम आएगा, या रिन्यूअल पे प्रीमियम आएगा। तो न्यू बिजनेस प्रीमियम या फिर रिन्यूअल प्रीमियम, ये तो पहले साल ही आएगा, ये सब्सिक्वेंट पॉलिसी ईयर्स में आएगा। अगर मान लो कोई भी नॉन आइडेंटिफेबल प्रीमियम है, प्रीमियम हमें रिसीव हो गया, हमें पता नहीं किस पॉलिसी के रिगार्डिंग था या कुछ, तो उसे हम बांट देते हैं अनएलोकेटेड प्रीमियम में या फिर सस्पेंस अकाउंट में, उसको उसे टाइटल दे देते हैं। देन नेक्स्ट, अगर प्रीमियम को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें कुछ पॉइंट देखने पड़ेंगे। ये तो है न्यू प्रीमियम के रिगार्डिंग, ये है रिन्यूअल के रिगार्डिंग। जब न्यू पॉलिसी इशू होती है तो न्यू प्रीमियम रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, देन जनरली पॉलिसी अंडर रिटन ओनली आफ्टर, तभी पॉलिसी हम एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब पॉलिसी की तभी स्टार्ट होती है, अंडरराइट होती है आफ्टर द रिसीट ऑफ द फर्स्ट प्रीमियम। प्रीमियम जब रिसीव हो जाता है तब पॉलिसीज को अवेट किया जाता है रियलाइजेशन ऑफ प्रीमियम्स तक, जब तक हमें पैसा रिसीव नहीं होता। ऑडिटर्स को क्या देखना होता है? प्रॉपर अकाउंटिंग हो गई है या नहीं, कहीं कुछ स्किप तो नहीं हो गया। रिन्यूअल वाला कब होता है? ऑन रियलाइजेशन ऑफ द प्रीमियम अमाउंट, या फिर व्हेन प्रीमियम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो रिन्यूअल इनकम को हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। थर्ड इज ऑडिटर शुड ऑल्सो इवेल्युएट वेरियस सब प्रोसेसेस जो इंश्योरेंस कंपनी ने लगाई है, कि उनको मेनली यहाँ पे अकाउंटिंग की बात की गई है। अकाउंटिंग ऑफ प्रीमियम कैसे कर रहे हैं, जैसे कलेक्शन, प्रीमियम, ये सारे पॉइंट्स वो कैसे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट अब जो ये टॉपिक आ रहा है ये है अकाउंटिंग ऑफ प्रीमियम के रिगार्डिंग। इसके लिए भी हमारे पास एक मेमोरी टेक्निक है। आपको पता है एक रेशियो होती है CRAR, तो इसको हम लर्न करेंगे कलेक्शन ऑफ CRAR। कलेक्शन ऑफ CRAR। कलेक्शन से आपको यहाँ पे लर्न हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, द प्रीमियम कलेक्शंस आर क्रेडिटेड
यहाँ पे ये न्यू अमेंडेड पॉइंट ऐड हुआ है, इसमें अमेंडेड पॉइंट हुआ है कि सेपरेट बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। कोई भी विड्रॉल्स इसके लिए जर्नल एक्सपेंस करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, डेली रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। जो मैं यहाँ पे आपको इस पॉइंट्स में मार्क करवा रही हूँ, आपको उतना ही रिटेन करना है, क्योंकि हमें पता है हम सारे एक एक पॉइंट को इन डेप्थ याद नहीं कर सकते, तो इतना भी हमारे लिए सफिशिएंट है। तो कलेक्शन के रिगार्डिंग क्या, कलेक्ट कर रहे हैं पैसा, कहाँ पे आएगा, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आया या कैश में आया लोगों से सब कुछ, तो हम उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालेंगे। डेली रिकंसिलेशन होगी उन अमाउंट्स की, सिस्टम में कैसे हुआ या डिपॉजिट कैसे हुआ, इन सब को लेके एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म होगा कि ऑल कलेक्शन डिपॉजिट हो रहे हैं बैंक के अंदर। तो पहला पॉइंट था सेपरेट बैंक अकाउंट हो, ये रिकंसिलेशन के ऊपर हो गया, ये बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। देन अब आता है कैलकुलेशन। यहाँ पे ये है CRAR, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम कैलकुलेशन अब कैलकुलेट कौन करेगा, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स करेंगे, जो हमने कंपनी में लगा रखे हैं कैलकुलेट करते हैं वो प्रीमियम को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। प्रीमियम अकाउंट हमारे प्रीमियम की कैलकुलेशन भी और रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स भी। देन चेक करेंगे कि जो सिस्टम है इक्विप्ड है वो हर टाइप के प्रीमियम मोड्स को करे। पहला तो वो प्रीमियम कैलकुलेट करे, ड्यू डेट्स को कैलकुलेट करे, सही बताए, करेक्टली रिकॉर्ड करे, और साथ के साथ कि वो प्रीमियम हर टाइप का प्रीमियम, ऑल टाइप्स ऑफ प्रीमियम को वो रिकॉर्ड करे। देन रिकॉग्निशन ऑफ इनकम में क्या आएंगे कि इन इशूड पॉलिसीज के बेस पे करना है, ना कि अंडरराइटिंग डेट्स के ऊपर, क्योंकि पता है इशूड पॉलिसीज कब होंगी, जब हमें रिसीट हो जाएगा हमारा प्रीमियम। देन इनबिल्ट मैकेनिज्म होना चाहिए कि हर प्रीमियम जो भी कलेक्ट हुए हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिसीज में वो उसको एलोकेट करे, क्या क्या उसमें इन्वेस्टमेंट है, पर्पज और क्या उसका, उन टाइप में हमें डिवाइड करना है। देन रिकॉन्सिलेशन होगी उनकी डेली। अब एडवांस प्रीमियम की अकाउंटिंग कैसे होगी, कि क्या क्या सिस्टम के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा जो है कि रेगुलर और एडवांस प्रीमियम में क्या क्या डिफरेंस है। पहले सिस्टम की कैपेबिलिटी देखी जाएगी यहाँ पे। Then next, check whether there is a process of applying advance premium to contract when premium is due। यानी जब प्रीमियम ड्यू होगा तो जो एक तरीके से हमारे पास डिपॉजिट पड़ा है तो हम उसको यूटिलाइज कर सकें। देन रिपोर्टिंग में क्या आता है, रिपोर्टिंग ऑफ प्रीमियम फिगर्स टू दिस, हमें इन लोगों को रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो MIS एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट जनरेट होती है सिस्टम से, जिसमें जो हम जनरेट करके हम अपने IRDA को या मैनेजमेंट को दिखाते हैं, ताकि एक तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम हमारे प्रीमियम की फिगर्स को। इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट है। देन प्रोसीजर देखेंगे, मेकर एंड चेकर बिफोर द MIS क्या है, वेदर देयर इज अ रिकंसिलेशन प्रोसेस। रिकंसिलेशन प्रोसेस आप देखेंगे कि जो हमने तीन ऊपर पॉइंट देखे तीनों में कवर्ड है। अदर एरियाज में उनकी एप्रोप्रिएट SOPs होनी चाहिए, जैसे प्रोसीजर होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली फॉलोड होनी चाहिए एंटिटी के अंदर। एंश्योर कि ड्यूली अप्रूव्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, ऑलरेडी प्लेस इन द ऑथराइजेशन लिमिट्स, यानी आपको ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। देन प्रीमियम रिकॉग्निशन, प्रीमियम की रिकॉग्निशन या फिर रिफंड ऑफ प्रीमियम आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस है विद एडिकेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। यानी अदर एरियाज में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज उनके लिए एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोसीजरल हैं, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देन नेक्स्ट यहाँ पे दो हैं, चेक दैट द कंपनी कंडक्ट्स प्रीमियम रिकॉग्नाइजेशन अब डेली बेस पे कर रही है नहीं। रोबस्टनेस यानी एक तरीके का फास्ट और एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे प्रीमियम को लेके, उसके अकाउंटिंग को रिगार्डिंग और उसके जनरल पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट है इंश्योरेंस क्लेम्स का पॉइंट। सबसे पहले तो ये है, पहले तो वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर बेनिफिट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर बेनिफिट्स। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे क्लेम्स एंश्योर करते हैं कौन से एरियाज के ऊपर। तो दो पॉइंट्स यहाँ, दो टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो हमें क्लेम्स के अंदर करने हैं मेनली। देन सबसे अब क्लेम किस टाइप के होते हैं, क्लेम पे आउट्स वुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ कस्टमर बेनिफिट्स। कैसे, डेथ क्लेम होते हैं, मैच्योरिटी क्लेम्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस में होते हैं, एन्यूटीज होती हैं, हेल्थ क्लेम्स होती हैं, राइडर क्लेम होता है, पॉलिसी सरेंडर्स का भी क्लेम होता है, तो या फिर अदर सर्वाइवल बेनिफिट्स। तो इनको आप लर्न करेंगे, इसके ऊपर भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, देखो डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, हेल्थ क्लेम, राइडर क्लेम, देन एन्यूटीज, पॉलिसी सरेंडर एंड अदर सर्वाइवल बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट आता है
जो कि किन एरियाज पे उसको फोकस करना होता है। सबसे पहले एक तरीके की ये पूरी प्रोसेस चलती है, प्रोसेस है ये। सबसे पहले क्लेम की लॉजमेंट होगी, क्लेम को कैसे रिव्यू करना है, पूरी क्या प्रोसेस है। पहले क्लेम बंदा आके फाइल करेगा, फिर कौन सी अथॉरिटी है जो अप्रूव करेगी, देन उसका रिव्यू करेंगे, पे आउट्स हो चुके यानी पेमेंट कर दी, यहाँ पे काम खत्म। देन रिव्यू करेंगे कि क्या वो कंप्लायंस में थी या नहीं। देन रिव्यू करेंगे री इंश्योरेंस की रिकवरी प्रोसेसेस को, रिकवरी कैसे करेंगे अगर हम प्रोसेस। देन रिव्यू ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ द क्लेम्स एंड बेनिफिट्स पेड, उनका रिव्यू करना कि जो हमने क्लेम्स पे आउट कर दिए हैं वो। तो पहले क्लेम लॉज होगी, फिर क्लेम की अथॉरिटी कौन है जो क्लेम को अप्रूव करेगा, देन पे आउट्स कर दिए, बस यहाँ पे खत्म कि क्या वो कंप्लाई कर रहे थे या नहीं। देन री इंश्योरेंस की रिकवरी प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग ऑफ क्लेम्स के बेनिफिट्स का रिव्यू। चलिए इस टॉपिक में हम क्या देख रहे थे कि अब ऑडिटर कैसे, एक तरीके वेरिफिकेशन का जब क्वेश्चन आएगा क्लेम, ऑडिट ऑफ क्लेम्स कैसे होगी। तो पहले पॉइंट में था कि जो भी बंदा आके अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा तो एज एविडेंस वो काम करेंगे, तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नीड जो कि सपोर्ट करना चाहिए उसको क्लेम को, वो बताएंगे। देन नेक्स्ट इज एक रजिस्टर्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, इंश्योरर को रजिस्टर बनाना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफ क्लेम, जिसमें जहाँ पे जो भी हमने क्लेम्स एंटर हुए वो या जो भी क्लेम डिस्चार्ज हो गए वो सबकी डिटेल आएगी। देन नेक्स्ट इज कोई जो भी क्लेम्स रिजेक्ट हो गई वो सारी आएंगी। तो आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लर्न करने हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी आप करिए, ऑल क्लेम जो कि रिसीव हुई उनको रजिस्टर करना, और इन ये सब चीजें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट जो भी यहाँ पे आता है ये देखना कि एंश्योर्ड की जो भी प्रोसेस क्लेम थी वो अकाउंट होगी या नहीं हमारे सिस्टम के अंदर। लास्ट टाइप पॉइंट देखने के कि जो भी हम लाइबिलिटी ऑफ क्लेम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंटिटी ने रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं वो नेट ऑफ इंश्योरेंस बुक किया गया था या नहीं। हमारी जो क्लेम्स की कॉस्ट थी उसमें क्लेम सेटलमेंट कॉस्ट वो सब इंक्लूड हो गई है या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लर्न करिएगा। और एक पॉइंट ये भी है, अगर मान लो कोई क्लेम अनड्यू या मतलब जो भी अनपेड रह जाता है तो उसकी अप्रोप्रिएट प्रोविजन बनाने हैं। तो ये सारे पॉइंट थे ऑडिट ऑफ क्लेम के रिगार्डिंग। सबसे पहले कि जो भी बंदा क्लेम लेके आएगा वो एक तरीके से एविडेंस दिखाएगा, तो हम देखेंगे कि क्या उसने मैच के एक तरीके से मिनिमम सपोर्टिंग एविडेंस था या नहीं अपना क्लेम लेने के लिए। देन एंटिटी ने क्या रजिस्टर बना रखा था या नहीं, जो रिजेक्ट हो गई थी उनको रिगार्डिंग क्या कैसे मेंटेन किया गया। देन की जो हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है क्लेम की वो नेट ऑफ इन री इंश्योरेंस थी, प्रोविजंस प्रॉपर बनाए गए हैं नहीं, उनको क्लेम्स को प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया है या नहीं, ये सारे पॉइंट्स इसमें हैं। लास्ट आता है इसमें अब इन्वेस्टमेंट्स का टॉपिक। इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग है, मेनली ये इन शेयर होल्डर फंड और पॉलिसी होल्डर फंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दो पॉइंट्स में है। देन नेक्स्ट इज पॉलिसी होल्डर फंड्स को भी सेग्रीगेट करा जाता है लिंक्ड एंड नॉन लिंक्ड में, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी को स्पेशली बताया गया है एज पर इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस। लिंक्ड फंड्स, पेंशन एंड एन्युटी फंड्स एंड कंट्रोल फंड्स। एलपीसी से आप इसको लर्न कर सकते हैं, एलपीसी इसकी मेमोरी टेक्निक। लिंक्ड फंड्स, पेंशन एंड एन्युटी फंड्स एंड कंट्रोल फंड्स। अब इंश्योरर्स को क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर फंड्स को मतलब इनको अलग अलग मेंटेन करके रखने होते हैं ये फंड्स। मेन अब यहाँ पे क्या है, ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन इंक्लूड करती है इंडिपेंडेंट फंक्शन को। एक तो आपको देखना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो फ्रंट डेस्क को अलग से मेंटेन, एक तरीके से सेग्रीगेट होने चाहिए ये सारे फंक्शन। फिर इन्वेस्टमेंट मिड ऑफिस वाले, फिर ट्रेजरी कैश डिपार्टमेंट वाले और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले, इन चार फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली मेंटेन करना पड़ता है। अब ऑडिटर का क्या रोल आता है इन सबको चेक करने में, इन सबको रिव्यू करने में। सबसे पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड एसओपीज जो होती हैं वो इशू हो गए हैं नहीं, ये हमने क्लेम्स में भी देखा था, तो आपके लिए ये इजी होगा याद करना। देन इंश्योरर की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, फंक्शनिंग स्कोप एंड मिनट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कमेटी क्या है, हमारा इंश्योरर का डिजास्टर रिकवरी बैकअप कॉन्टिजेंसी प्लान्स क्या है। देन हम देखेंगे कि फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम पीएमएस, जो भी समझो हमारा सिस्टम होता है वो उसमें फ्लो ऑफ डाटा कैसे हो रहा है उसको देख लेंगे। कंट्रोल्स ओवर द एनएवी कंपटीशन वो कैसे हो रही है। देन आप देखेंगे पॉइंट रिव्यू करेंगे फंड वाइज रिकंसिलिएशन विद इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैंक एंड कस्टोडियन रिकॉर्ड्स।
तो ये पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे इनको याद करने के लिए। रोल ऑफ ऑडिटर में एसओपी का, इन्वेस्टमेंट का, उनकी पॉलिसी क्या है इंश्योरर की, तो उनका इन्वेस्टमेंट कमेटी का मिनट्स, स्कोप फंक्शनिंग क्या है, डिजास्टर रिकवरी बैकअप प्लान क्या है, और ये भी पॉइंट है रिव्यू ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स, ऑथोराइजेशन प्रोसेस फॉर ऑर्डर। मतलब आप यहाँ पे इसको यहाँ तक कर सकते हैं कि रिव्यू ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स क्या है, देन फंड वाइज रिकंसिलेशन हो रही है ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की, बैंक्स की, कस्टोडियन रिकॉर्ड्स की। देन हमारे रिव्यू और चेक करें इंश्योरर की इन्वेस्टिंग अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और वैल्यूएशन पॉलिसी और उसकी कंट्रोल्स को चेक करना। एनओवी की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, पीएमएस का फ्लो ऑफ डाटा पीएमएस में कैसा हो रहा है। अब यहाँ पे जो एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है वो है कमीशन पेएबल टू एजेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के रिगार्डिंग एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इंश्योरेंस बिजनेस इज सॉलिसिटेड बाय, यानी कौन इसको बिजनेस को चलाता है यानी एडवर्टाइज करता है, इंश्योरेंस एजेंट्स करते हैं। इनको कमीशन किस चीज पे मिलता है, प्रीमियम पे, प्रीमियम पे मिलता है, चाहे न्यू पे चाहे रिन्यूअल वाला हो, बस प्रीमियम पे इनको इंश्योरेंस मिलता है। द रेम्यूनरेशन इज पेड बाय द कमीशन विच इज कैलकुलेटेड अप्लाइंग परसेंटेज लगाते हैं प्रीमियम जो कलेक्ट किया उसने। एजेंसी कमीशन कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस वगैरह जो उसने इनकर्ड किए बाय द इंश्योरेंस कमीशन वो करते हैं। देन कमीशन इज पेएबल टुवर्ड्स जनरेशन ऑफ, कमीशन अगर उसने कोई न्यू बिजनेस किया या फिर टुवर्ड सेटलमेंट ऑफ रिन्यूअल पेएबल, जो मैंने आपको बताया रिन्यूअल पे मिलेगा या नहीं, उसके रिगार्डिंग उसे कमीशन पे किया जाता है। अब ऑडिटर का क्या रोल है इस कमीशन पेड को चेक करने में। देखो सबसे पहले तो देखो कि हमने जो सिस्टम देखो जो कि उसको कैलकुलेशन का सिस्टम है, ठीक है। रिव्यू द सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय द इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैलकुलेशन जो कैलकुलेट होगा। फिर कमीशन पेमेंट सिस्टम को देखो, कमीशन पेमेंट सिस्टम को क्या वो सिंक कर रहा है या नहीं हमारे कलेक्शंस के साथ। देन कमीशन पे कर दिया है क्या नहीं उसको, जो इंश्योरेंस एक्ट में हमें लिमिट्स बताई गई थी। कमीशन इज क्लॉड बैक, यानी हम उसे नहीं देख रहे जो कि कैंसिल होगी पॉलिसी। हमने देखा था लैप्स हो जाती है या कैंसिल हो जाती है तो उनके रिगार्डिंग हम उनसे कमीशन नहीं पे करते क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर यानी हमारे इंश्योरेंस एजेंट्स को अफेक्ट करता है। देन कंप्लीटनेस ऑफ द कमीशन प्रोसेसिंग सिस्टम, तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे कमीशन को चेक करने के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अब जो टॉपिक आता है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है नो डाउट। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके रिगार्डिंग आपको जस्ट एक रीडिंग देनी होगी क्योंकि ये बताया गया कि क्या इसको इस हेड में सेपरेटली बाइफरकेट करें या इनको जर्नल हेड्स में डाल दें। इन सारे रिगार्डिंग इन टॉपिक्स में ये सब बातें की गई। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कहा गया है, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो 14 हेड्स में बांटे गए हैं जो हमें शेड्यूल 3 बताता है। देन हम देखेंगे कि वैसे जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या कुछ भी होते हैं इन सो फार फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस शेड्यूल इज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट जो हम बनाते हैं, हमने देखा था रिक्वायरमेंट होती है बनाने की। कोई भी अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं जो रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज होते हैं उसे हम अदर्स के हेड में डालते हैं। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अलावा जो होते हैं उनको अदर हेड में। कोई भी मेजर एक्सपेंसेस यानी 5 लाख से ज्यादा का या फिर एक्सेस ऑफ 1 और इन एक्सेस 1% ऑफ द नेट प्रीमियम विच एवर इज हायर, कुछ भी इनसे हायर अमाउंट का उसको हम मेजर एक्सपेंस मानेंगे तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, हमें सेपरेटली शो करना पड़ता है। अब ऑडिटर का क्या रोल है कि एक्सपेंसेस को फर्स्ट पहले एग्रीगेट किया गया फिर उसको बाद एलोकेट किया गया, अपोर्शन किया गया टू द रेवेन्यू अकाउंट। हर क्लास में जो भी यहाँ पे 14 हेड्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्लियरली मेंशन करे कि हमारा बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ क्या था और इनको अलग से ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अकाउंटिंग रेड विद द पॉलिसी हैव बीन फुली डेबिटेड टू द रेवेन्यू अकाउंट एज एन एक्सपेंस, पूरी तरह से वो डेबिट हो चुके हैं। द लीगल प्रोफेशनल चार्जेस इसी हेड में जाएंगे, ये बताया गया है। यहाँ पे ऑडिटर को ये चेक करना है। एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड वेलफेयर, अब हम एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं यहाँ पे तो वो भी एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन का ही पार्ट है। एम्प्लॉय का हेल्थ कवर जो होता है वो भी एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, तो ये इसी हेड के अंदर आएगा। कोई भी मेडिकल फीस जो चार्ज हुई इनके रिगार्ड में वो यहाँ पे कवर होगी। लेकिन कोई भी ऐसी मेडिकल फीस जो इनकर हुई उन लो पॉलिसीज के जो कि एम्प्लॉइज नहीं थे वो क्लेम कॉस्ट का ही पार्ट बनेंगी, वो यहाँ पे पार्ट नहीं बनेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉन ट्रेनिंग एक्सपेंसेस को भी हम अलग से दिखाएंगे,
कुछ जैसे पॉइंट है वही मैं बता रही हूँ आपको, इनमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, जस्ट एक रीडिंग पर्पस के लिए आपको ये पॉइंट्स करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस को भी हम उसी हेड में दिखाएंगे, उनको और कोई भी अदर जो चार्जेस है जो बोरोइंग्स वगैरह पे होती है उसको हम रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट नहीं बना सकते। डेप्रिसिएशन आपको सही तरीके से कैलकुलेट करनी है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट में क्या है, इंश्योरेंस एंटिटी को अर्न करती है इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट एसेट्स से अर्न करती है ऑब्वियसली, तो इनको अपोर्शन करना पड़ता है। कुछ हिस्सा हमें रेवेन्यू अकाउंट में दिखाना पड़ता है, कुछ हिस्सा हमें P&L में दिखाना पड़ता है। तो रेगुलेशंस क्या कहते हैं कि एलोकेशन होनी चाहिए इनकी इंटरेस्ट की, डिविडेंड की एंड रेंट की, जो कि क्लियर, और इसके लिए एक पॉलिसीज होती है जो कि क्लियरली इंडिकेट होगी कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसी में, जो भी हमने जिस बेसिस पे हम इनको एलोकेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट जो भी हमें रिसीव हुआ है पॉलिसी होल्डर्स फंड से, पॉलिसी होल्डर फंड से, वो तो जाएगा रेवेन्यू अकाउंट में, लेकिन जो इंटरेस्ट वगैरह अर्न हुआ है जैसे ग्रांट ऑफ व्हीकल लोन, लोन्स वगैरह देके, यानी हमने लोन दिए हैं, हाउसिंग लोन, कुछ भी लोन, शेयर होल्डर्स फंड वगैरह से जो रिलेटेड होते हैं उसको हम दिखाएंगे P&L में। तो ये जो हमारा जनरल बिजनेस का पार्ट है। तो ये था हमारा लाइफ इंश्योरेंस का टॉपिक जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे भी जो मेनली बात होती है वो प्रीमियम्स, क्लेम्स को रिगार्डिंग है, उनकी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है, एक्सपेंसेस, मोस्टली पॉइंट सेम हैं, सिमिलर हैं। जहाँ पे जो भी डिफरेंसेस होंगे मैं वो आपको मार्क करवाती रहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप टॉपिक है तो इसको आप पूरी तरह से स्किप कर देना। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस के टॉपिक में करवाया था कि नोट्स टू बैलेंस शीट, ये बिल्कुल सेम टॉपिक है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड अदर क्या क्या नोट्स आने चाहिए हमारे बैलेंस शीट के अंदर, तो ये बिल्कुल सेम टॉपिक है। मेनली जो टॉपिक करना है वही है कि ऑडिट कैसे होती है इन सब की। तो कैसे वही ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। सबसे पहला जो मेन टॉपिक ऑडिटर को कवर करना होता है, मतलब इंपॉर्टेंट एरिया, वो है प्रीमियम का। प्रीमियम में बस वो से वही 3 चीजें देखनी होती है, कैलकुलेट सही हुआ है, कलेक्ट सही हुआ है और अकाउंटिंग उसकी सही हुई है। तो उसको बेसिकली ये 3 चीजें देखनी होती है, करेक्टली कैलकुलेट हुआ है, कलेक्ट हुआ है और उनकी अकाउंटिंग करेक्ट है या नहीं। ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया सेक्शन 64 VB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को आप लर्न कर लीजिए और हर यदि कुछ भी ऐसा प्रीमियम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो आप उसे वहां पे फ्रेम अप करना चाहिए। वही यहाँ पे बातें की गई हैं कि प्रीमियम रिसीव्ड होना चाहिए या उसकी गारंटी आ जाए एज अ डिपॉजिट हमारे पास एडवांस में, वो प्रेजेंट होना चाहिए अनलेस हम अपना रिस्क एज्यूम नहीं करेंगे। इंश्योरर अपना रिस्क एज्यूम नहीं करेगा। देन प्रीमियम रेवेन्यू रिकॉग्निशन में वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम्स में यहाँ पे कुछ ऐसा कोई खास टॉपिक नहीं है। यहाँ पे जो मेनली आता है कि प्रीमियम कैसे भी एक्सेप्ट हो सकता है, आइदर इन कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी, किसी भी फॉर्म में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं हमारे प्रीमियम को। प्रीमियम कलेक्शंस क्या होते हैं, ये थोड़ा आपको फोकस करना है इस एरिया को। एक तो ये सेपरेट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए पैसा, ठीक है। एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, कलेक्शंस क्या है, रीजनल ऑफिस को या फिर हेड ऑफिस को ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पैसा आएगा लोगों से, कैसे भी फॉर्म में पैसा आएगा, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में डालेंगे और एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंश्योरेंस की जो भी कलेक्शंस हमारे पास होती है हम उसे हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होती है तो एंट्री इज मेड इन द रजिस्टर ऑफ पॉलिसीज, जो भी रेलिवेंट डिटेल्स के साथ हम जो हमारा रजिस्टर ऑफ पॉलिसीज है उसमें हम एंट्री कर देते हैं। रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है हमें इसके रिगार्डिंग। अब नो रिस्क एजम्पशन विदाउट प्रीमियम, ये वही सेम बात रिपीट की गई है अगेन कि कोई भी हम ऐसा रिस्क को एज्यूम नहीं करेंगे अनलेस हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता। तो 64 BB। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम। अब ऑडिटर क्या क्या स्टेप्स लगाएगा, तो मैंने यहाँ पे कुछ अपने पास मार्किंग्स करके रखी हैं, कौन से पॉइंट्स आपको याद करने हैं। एक तो आप सभी पॉइंट्स को रीड करने पे अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय, बल्कि कुछ ऐसे पॉइंट जब भी आप फर्स्ट रीडिंग करते हो चैप्टर की, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक, अब मान लो जो भी क्वेश्चन होएगा ये 4-6 नंबर कुछ ऐसे में पूछा जाएगा, तो आप एटलीस्ट अपने पास 6 पॉइंट्स ऐसे रेडी रख लो कि हर बार उन 6 पॉइंट को रेफर करो, उनको उनके अंदर कीवर्ड्स मार्क कर लो और उनको ही अपने पास मार्क करके रख लो कि हम वो ही 6 पॉइंट्स करेंगे याद। तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट है,
पहला यहाँ पे पॉइंट है कि बिफोर कमेंसिंग द वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम इनकम ऑडिटर लुक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स और कंप्लायंस हो रहा है नहीं, जो कि कलेक्शन और रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीमियम के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लायंस। तो मैं आपको साथ साथ कीवर्ड्स भी मार्क करवाती रहूंगी। नेक्स्ट जहाँ पे जाएगा, ऑडिटर को रिव्यू करना पड़ेगा जो सिस्टम यूज कर रही है कंपनी कलेक्ट करने के लिए, मनी अंडरराइट करने के लिए। तो ये सेकंड पॉइंट भी आपको याद करना है जो कि इजी है। नेक्स्ट आपको जो देखना है वो है पॉइंट कि ऑडिटर को जो भी अब कवरिंग नोट्स हम जो भी लगे होते हैं, हमारे पूरी एक फाइल बनती है इंश्योरेंस की, यहाँ पर्टिकुलर हर पार्टी की अलग अलग बनती है। तो जो उसका कवरिंग नोट होता है, कवरिंग नोट शुड बी सीरियसली नंबर्ड फॉर ईच क्लास ऑफ बिजनेस। तो ये यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स कवर होते हैं। नेक्स्ट आप जो ये यहाँ पे जो पॉइंट कवर करेंगे वो है द ऑडिटर शुड चेक। अब हमने पीछे देखा कि प्रीमियम रजिस्टर्स बनाने पड़ते हैं। प्रीमियम रजिस्टर्स हैव बीन मेंटेन क्रोनोलॉजिकली, यानी डेट वाइज बनाया गया है नहीं। तो इतना पॉइंट अगर आप मेंशन कर दोगे विद कीवर्ड्स तो आपको फुल मार्क्स अटेन हो जाएंगे। देन कुछ ऐसे छोटे और कुछ ऐसे क्विक जो आपको टॉपिक से ही पता चले कि हाँ ये पॉइंट मुझे याद हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे जीएसटी के रिगार्डिंग कवर करेंगे एंड 3 पॉइंट्स यहाँ पे हम एजेंट के रिगार्डिंग कवर करेंगे। तो पहले जीएसटी के पॉइंट्स मैं आपको कवर करवा देती हूँ। ये पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट जीएसटी के रिगार्डिंग है, तो ये दोनों आप याद करोगे। सबसे पहला क्या है, ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर जीएसटी की जीएसटी चार्ज हो गया या नहीं, जो कि रेट्स इनफोर्स थे उसके रिगार्डिंग। तो ये चीज वो चेक करेगा। बाकी एग्जाम्पशन के टॉपिक अलग है कि एग्जाम्पशन अगर है सर्विस टैक्स से उनको एग्जाम्प्ट करके, ठीक है। तो जीएसटी सो कलेक्टेड, ये यहाँ इसमें कीवर्ड्स है, जीएसटी सो कलेक्टेड डिस्क्लोज। अगर वो उनको अगर मान लो उसने सरकार को जमा नहीं कराया वो पैसा अभी तक, तो उस अमाउंट को करंट लाइबिलिटीज में शो किया गया है या नहीं। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे। अब को इंश्योरेंस के बिजनेस के केस में ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि जीएसटी रेट्स के अकॉर्डिंग लगा है या नहीं। किस पे बेस हुआ है वो, प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ डिलीवरी के बेस पे हुआ है, क्योंकि को इंश्योरेंस के बिजनेस में 2 लोग यहाँ पे 2 लोग शेयर करते हैं हमारा ऑन होल प्रीमियम। तो चेक करेंगे जो जीएसटी सर्विस टैक्स जो कलेक्ट हुआ था वो सरकार को जमा रेगुलरली डिपॉजिट हो गया है नहीं। तो जीएसटी के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर है। पहले पॉइंट नॉर्मल जो बिजनेस हो रहा है इंश्योरेंस का, सेकंड को इंश्योरेंस का बिजनेस। देखते हैं हम एजेंट के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है ये एजेंट का पॉइंट कि एजेंट ने जब से एक तरीके से कट ऑफ प्रोसीजर लगाना है हमें यहाँ पे, कट ऑफ डेट के, यानी जब हमें प्रीमियम रिसीव हुआ हमारे एजेंट को तो तभी से हमें अपना डेट ऑफ रिस्क अज्यूम करने लगे हैं। देन ये भी पॉइंट अब हमारे पास एजेंट के रिगार्डिंग है कि अगर प्रीमियम ओरिजिनली अगर हमें रिफंड करना पड़ रहा है तो हमें कमीशन भी अपना रिकवर बैक करना पड़ेगा हमारे एजेंट से। देन ये पॉइंट भी अब एजेंट का है कि ऑडिटर शुड आल्सो चेक द मनी कलेक्टेड बाय द एजेंट फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर रिसीव्ड। उसने मनी अगर रिसीव कर लिया तो कंपनी के पास वो पैसा जल्दी से जल्दी आ जाए। एक ये जो पॉइंट्स हो गए ये इनफ पॉइंट्स हैं। उसके साथ मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ, दैट इज अब मान लो कोई भी ऐसे ऑडिटर भी चेक करेगा कि कोई भी पॉलिसीज अगर कैंसिल हो रही हैं तो उनके रिगार्डिंग अब कुछ भी रिस्क हम एज्यूम नहीं करेंगे बिटवीन द डेट ऑफ इशू एंड सब्सिक्वेंट कैंसिलेशन डेट। तो कोई भी ऐसा रिस्क एज्यूम यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट्स थे हमारे प्रीमियम के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं हम क्लेम्स के ऊपर। तो इसमें क्लेम्स के ऊपर वेरिफिकेशन का टॉपिक, ये आपको पता ही है 3 बिजनेस से होता है, तो क्लेम भी हमें 3 बिजनेस के रिगार्डिंग पे करना पड़ेगा। देन रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स हमने देखा था कि हमें मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो उनके वेरियस नाम है, क्लेम इंटीमेशन, पेड, डिसबर्समेंट बैंक का, क्लेम डॉकेट्स का जिसमें हम क्लेम इंटीमेशन, एफआईआर वगैरह, सैल्वेज रिपोर्ट्स, लेटर ऑफ सब्रोगेशन ये सब इंक्लूड करते हैं। देन रिपोर्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो वैल्यूएशंस करती है सैल्वेज रजिस्टर। तो ये सारे पॉइंट्स आप कंसीडर कर लेना। देन वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स के रिगार्डिंग हम देखेंगे टॉपिक कि ऑडिटर इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेगा। अगेन मैंने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं अपने पास, तो मैं वो आपको बताती रहूंगी। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रोविजन जो भी हम बनाए, प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर अनसेटल्ड क्लेम एज एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द क्लेम्स लॉ। जो भी क्लेम्स लॉ जो है उसके रिगार्डिंग हमने अनसेटल, अगर कोई भी क्लेम अनसेटल्ड रह गया तो उसके रिगार्डिंग हमें प्रोविजन बनाना है। तो मोस्टली यहाँ पे आप देखना कि पॉइंट प्रोविजन के रिगार्डिंग ही 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे कवर्ड हैं। देन
नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास थर्ड पॉइंट कि प्रोविजन हैज बीन मेड ओनली फॉर सच क्लेम्स फॉर विच द कंपनी इज लीगली लायबल। वो हमारे को वैसे ही क्लियर है। यहाँ पे अब मेन जो कीवर्ड था वो यही है, जिसके लिए कंपनी लीगल लायबल है सिर्फ उसी का प्रोविजन बनाएगी। देन द रिस्क का, और सबसे अब यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दी। क्या कंडीशन? जिसके साथ आपको ये जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो है अमेंडेड टॉपिक। तो जो भी देखो, सबसे पहले क्लेम उसी का रिकॉर्ड होएगा जो रिस्क हमारी पॉलिसी के अंदर कवर्ड था। देन द क्लेम डिड नॉट अराइज, मतलब वो पीरियड वो होना चाहिए, पीरियड सही होना चाहिए, यानी हमारा रिस्क कवर में वो कवर्ड होना चाहिए। द लॉस इवेंट और द नेचर ऑफ द पॉलिसी, अब कुछ ऐसी चीजें एक्सक्लूडेड होती हैं, कुछ चीजों का इंश्योरेंस होता है तो उनके अंदर होना चाहिए, कोई नॉट एक्सक्लूडेड आइटम नहीं होनी चाहिए या इवेंट वो नहीं होना चाहिए। पर्सन वही होना चाहिए जो पर्सन इन है, वो जिसको लॉस हुआ है वो पॉलिसी होल्डर ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगेन प्रोविजन के रिगार्डिंग पॉइंट आता है, प्रोविजन इज मेड नॉर्मली नॉट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंश्योर्ड, मतलब जितना अमाउंट हमने इंश्योर कराया था उतना ही का बनता है, एक्सेप्ट कुछ ऐसे सर्टेन कैटेगरी ऑफ क्लेम्स होते हैं जहाँ पे हमें कोर्ट कह देती है, तो वहां पे हमें करना पड़ता है। देन नेक्स्ट, ये भी प्रोविजन के ऊपर ही पॉइंट है, जैसे ये भी प्रोविजन के ऊपर था, ये सभी पॉइंट्स आपको करने हैं। Then that in determining the amount of provisions even after the balance sheet date have been considered, अगर कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं तो अभी प्रोविजन बना हो सकता है बैलेंस शीट डेट के बाद, बट एडजस्टिंग इवेंट हो सकता है, तो हम उन क्लेम्स को भी अपने प्रोविजन उनका बनाएंगे इवन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे अब हम पॉइंट्स देखेंगे वो है एक तो 9th पॉइंट, दैट इन केस ऑफ, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स अपने, जो भी अब मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स करवा रही हूँ, मैंने सभी पॉइंट्स को स्टडी करके आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स चूज किए हैं। अगर आपको उनसे रेदर कोई अलग पॉइंट इजी लगता है तो यू कुड refer that point also. So in case of co-insurance arrangement, the company has made provisions only in respect of the own share, जिसका अगर हमारा जितना शेयर है उतना ही हमने उसके रिगार्डिंग अपना प्रोविजन बनाया है। देन अब एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है ये वाला, अगर हमें वेरेवर लीगल एडवाइस, अगर हमने कहीं लीगल एडवाइस लिया है तो प्रोविजन इज मेड, जो भी उसने हमें असेस करके बताई वैल्यू वगैरह, तो उनके पॉइंट, उनके डिफरेंसेस के रिगार्डिंग हमने वो प्रोविजन उस अमाउंट का बनाना है जहां पे हम लीगल एडवाइस ऑब्टेन कर लेते हैं। देन ये पॉइंट है कि कोई भी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं बनाएंगे जहां पे हमने क्लेम इंटीमेट हो चुका है, वहां पे हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्यों बनाए, ऑलरेडी क्लेम आ चुका है उस चीज का। क्लेम जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो नेट ऑफ एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू करते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। और लास्ट है यहाँ पे, हम जो भी इंटीमेशन ऑफ लॉस रिसीव्ड होगा वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में, रीजनेबल टाइम पीरियड में आना चाहिए। अगर कुछ रीजंस की वजह से अनड्यू डिले होता है तो इंटीमेशन को लुकअप यानी देखना पड़ेगा कि वो जस्टिफेबल था, रीजनेबल था या नहीं। तो ये जो हमारा सारा पॉइंट था ये था क्लेम्स के ऊपर। अब क्लेम्स पेड के ऊपर हम ऑडिटर के क्या पॉइंट है, वैसे जो हमने पीछे क्लेम्स का वेरिफिकेशन की उसी लाइन में आउटस्टैंडिंग क्लेम्स के रिगार्डिंग ही हम सेम चीज से रेफर करके ये भी पॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप इसमें कवर करेंगे कि अगर को इंश्योरेंस का अरेंजमेंट है तो क्लेम पेड सिर्फ उतना हिस्सा जितना आपका कंपनी का शेयर है उतना बुक करो, बाकी डेबिट कर दो अदर इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे। दैट क्लेम्स आर नॉट पेड इफ द, अब उसका क्लेम पे करनी करेंगे अगर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हो, क्योंकि हमने तब अपना रिस्क एज्यूम किया ही नहीं, वो ही आपके पास फिर से आ गया सेक्शन 64 वीबी। देन नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, सॉरी वी हैव फोर्थ पॉइंट ओवर हेयर, क्लेम की जो पेमेंट्स हैव बीन ड्यूली सैंक्शनड होनी चाहिए बाय द अथॉरिटी, जो भी ऑथोराइज्ड अथॉरिटी होती है वो। और नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, दैट इज द पेमेंट मेड अगेंस्ट, अगर आप मान लो अगर हम पार्शियली पेमेंट करते हैं क्लेम्स की तो उसको ड्यूली वाउच्ड होना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको कंसीडर कर ले। सैंक्शनड अथॉरिटी शुड बी सेम एज द, जिसके पास पावर्स होती हैं टोटल क्लेम को सेट करने की, पार्शियली भी वही करेगी, जो पूरे क्लेम को सेटल करती है वही पार्शियली वाले क्लेम को सेटल करेगी। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है। और जिस केस में फाइनल सेटलमेंट ऑफ क्लेम हो जाती है तो उसको एक डिस्चार्ज वाउचर या डिस्चार्ज नोट दिया जाता है, क्लेम अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट दिया जाता है, नॉट इन्वॉल्विंग कंपनी की अब कोई फर्दर लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द क्लेम द पेमेंट्स, जो भी आपके पेमेंट्स है ना वो 30 दिनों के अंदर अंदर ऑन द लास्ट डॉक्यूमेंट रिसीव्ड के 30 दिन के अंदर अंदर हमें पे कर देनी है। ठीक है, अगर कोई फर्दर डिले वगैरह होता है तो वो उसका रीजन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन एक यहाँ पे टॉपिक और है, एक पॉइंट
कि जो भी फिगर्स ऑफ क्लेम होती है वेदर कम्युनिकेटेड बाय फॉर द ईयर बाय द डिवीज, इनको डिवीजन ने अपने हेड ऑफिस को कम्युनिकेट कर दिया है नहीं फिगर्स ऑफ द क्लेम। तो ये थे इसमें की पॉइंट्स भी, और मेनली जो आपको पॉइंट्स यहाँ पे क्लेम पेड्स के टॉपिक में करने हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आता है कमीशन का टॉपिक। ये टॉपिक हमने कमीशन किसको पे किया जाता है, कमीशन एजेंट को पे किया जाता है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस को, इंश्योरेंस बिजनेस को सॉलिसिट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम ये इस टॉपिक के पॉइंट्स पीछे कवर कर चुके हैं, यहाँ पे भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक ओवरव्यू सा है कि अब रोल ऑफ ऑडिटर क्या होता है, वही सारे पॉइंट लगभग सेम है कि हम जो भी उसको कमीशन ब्रोकरेज पे कर रहे हैं वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। जो भी हमें एडाई में बताई गई है लिमिटेशंस या लिमिट्स बताई गई हैं वो एज पर द रेट्स ही होना चाहिए। अब जो एजेंट ब्रोकर वो ही होना चाहिए जिसने हमारा काम सॉलिसिट किया था। तो आपको पता है इजी पॉइंट्स हैं, जो भी वाउच डिसबर्समेंट की एंट्रीज होती हैं वो मतलब विद द कॉपीज ऑफ द कमीशन, यानी उनको वाउच करेंगे हमारी एंट्रीज को, कौन ऑडिटर का ये काम है। ठीक है, तो चेक द वाउचर्स आर ऑथोराइज्ड होने चाहिए वो, और उनका टीडीएस भी कटना चाहिए, ऑथोराइज्ड प्लस उनका टीडीएस कट जाना चाहिए। देन करेक्टनेस ऑफ द देखेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे एजेंट के लेजर्स को, बैलेंसेस को भी, डेबिट बैलेंसेस को चेक करेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा, चेक करेंगे कमीशन आउटगो फॉर द पीरियड, यानी कमीशन उस पीरियड का चेक करेंगे जो हमारे अकाउंटिंग के ऑडिटिंग के पीरियड में कवर होता है। नेक्स्ट वो ही वाउचिंग के टॉपिक्स आते हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे लाइफ इंश्योरेंस के टॉपिक में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, वहां पे भी हमने मार्क किया था। अदरवाइज जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होती है, यहाँ पे 13 हेड्स हैं उसमें मेंशन इन 4th शेड्यूल। यहाँ पे भी वही है कि इनके अलावा जो एक्सपेंसेस है वो हम अदर्स में रिकॉर्ड करेंगे। मेजर एक्सपेंसेस वही 5 लाख या फिर 1% ऑफ द प्रीमियम विच एवर इज हायर वाला, उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। तो सेम पॉइंट्स है, लीगल प्रोफेशनल फीस को या कस्टमर्स जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनके हेल्थ के इंश्योरेंस होते हैं, उन सब के रिगार्डिंग सेम पॉइंट्स हैं। तो इस टॉपिक को आप रीडिंग दे सकते हो, अदरवाइज आपका ये टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है हमारे लाइफ इंश्योरेंस के टॉपिक में। कैश एंड बैंक बैलेंसेस का जो टॉपिक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि बहुत जर्नल पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो जर्नल पॉइंट्स में हम यहाँ पे देखेंगे, लेट मी टेल यू, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट मार्क करके रखे हैं। तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस एंड ब्रांच या डिविजनल ऑफिस लेवल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू द बैलेंस शीट। यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, फिजिकली कैश वेरीफाई करेगा कैश बैलेंसेस को कि उन्होंने कैसे किया, एज वेल एज स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ये सारी चीजें वो देखेगा। एक्सपेंसेस देखेगा कि जो भी डे टू डे एक्सपेंस हुए थे वो, यानी ऑथराइजेशन यहाँ पे देखेगा। और ऑडिटर एक सर्टिफिकेट मैनेजमेंट से ऑब्टेन करेगा कि बैलेंसेस बैलेंस शीट डेट पे यानी सही है या नहीं। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑडिटर देखेगा दैट इज कि अगर मान लो कि द ऑडिटर शुड आल्सो चेक द लेट कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड कैश क्यों हुई ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च। देन ऑडिटर आल्सो चेक करेगा कि डेट ऑन द चेक्स इन हैंड टू एंश्योर दैट दे बिलोंग टू द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। टैक्स चेकिंग भी अप्लाई कर सकता है, बैंक रिकंसिलेशन करेगा, कंफर्मेशन भी मांगेगा बैंक बैलेंसेस से। ठीक है, वेरीफाई करेगा टर्म डिपॉजिट के रिसीट्स को, सब्सिक्वेंट रियलाइजेशंस को चेक करेगा। अगर कुछ फंड्स इन ट्रांजिट है तो उनको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट किया गया है नहीं हमारे बैंक बैलेंसेस में, ये सारी चीजें वो चेक करेगा। अगेन अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट्स बैलेंसेस। सबसे पहली बात कि एजेंट्स का बैलेंस या प्रीमियम हमारा क्यों हमारा आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पे भी एक नया पॉइंट ऐड किया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है। इंक्वायर करेंगे रीजंस कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंसेस क्यों पड़े हमारे, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अकाउंट क्यों पड़ा है, उसके रीजंस को एग्जामिन करेंगे। फॉर पॉलिसीज नॉट बीइंग इशूड, पॉलिसीज क्यों नहीं इशू की, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट। देन हम देखेंगे रिव्यू और स्क्रूटनाइज करेंगे हम कंट्रोल अकाउंट को, डेबिट बैलेंसेस को हमारे, और उनका नेचर भी इंक्वायर करेंगे। नेक्स्ट देखिए इनऑपरेटिव बैलेंसेस, वही बात है कि बैलेंसेस इनऑपरेटिव, इन ऑपरेशन क्यों नहीं, क्यों फंक्शन नहीं कर रहे, उनको देखेंगे। फिर वही रीजन देखेंगे, ओल्ड बैलेंसेस क्यों है, ये सेम पॉइंट ही है फर्स्ट को, बट आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट याद करना। वेरीफाई करेंगे ओल्ड बैलेंसेस को विच में रिक्वायर उनका प्रोविजन या कुछ उनके एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी, तो उसको नोट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे, उनसे हम मैनेजमेंट से मंगा सकते हैं उनकी नोट्स टू एक्सप्लेनेशन। देन एज वाइज और सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का, चेक करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम जब से कब से मतलब कलेक्ट हो रहा है हमारा आउटस्टैंडिंग प्रीमियम।
चेक करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट बैंक गारंटी या फिर प्रीमियम डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग प्रीमियम्स का। तो ये था। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ टैक्स का पॉइंट आप जस्ट एक रीडिंग देके कवर कर सकते हो कि जीएसटी के पॉइंट्स या ये सारे पॉइंट्स इसमें यहाँ पे कवर होंगे। ये जो पॉइंट आता है नेक्स्ट, यू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, ये पॉइंट मैं आपको पहले जस्ट एक इसका ब्रीफ इंट्रो देना चाहती हूँ। इस पॉइंट में हम क्या होगा कि अब जो पॉलिसीज होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो हर साल रिन्यू करती है पॉलिसीज, यानी एनुअली रिन्यू करती है। पर उस टाइम पे जरूरी है नहीं होता कि कुछ पॉलिसीज का रिन्यूअल पीरियड या अभी तक उनकी एक्सपायरी नहीं आई हो, तो उसके रिगार्डिंग अनएक्सपायर्ड पीरियड के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारा रिस्क तो अभी पड़ा है, तो उसके रिगार्डिंग ऑडिट जो उनकी लाइबिलिटी होती है अनएक्सपायर्ड लाइबिलिटी के रिगार्डिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व को मेंटेन किया जाता है। और वो उसको निकालने का तरीका यहाँ पे, जैसे वो ये रिन्यूड एनुअली होती है, अनएक्सपायर्ड लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो उसको निकालने के दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। वी हैव टू मेथड्स ओवर देयर। तो पहला जो मेथड है वो है प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ डेज को लगा के, उसके बोलते हैं 1 डिवाइड बाय 365 मेथड। जितने डेज हो गए, जितने रिमेनिंग डेज है उसके रिगार्डिंग हम निकालते हैं। दूसरा डायरेक्ट मेथड है 50% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट के ऊपर हम इसे निकाल देते हैं। और एज पर दिस सेक्शन 64V कंप्लायंस ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। सॉल्वेंसी मार्जिन हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट देखा था, 150% होनी चाहिए हमारी असेट्स ओवर द लायबिलिटीज। आगे भी एक ये पॉइंट आएगा थोड़े डिटेल में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है कि यहाँ पे बस एक चीज बताई गई है कि हमारे इनकम टैक्स की रिगार्डिंग भी हमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग कि 50% ऑफ द डिडक्शन ऑफ द नेट प्रीमियम इनकम फायर और मिसलेनियस के केस में है, फायर एंड मिसलेनियस के केस में 50% है, और मरीन बिजनेस के केस में 100% ऑफ द नेट प्रीमियम की हमें डिडक्शन मिल जाती है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से कंसीडर कर लेना। अब री इंश्योरेंस हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ गया है टॉपिक। री इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है? एक सीडिंग कंपनी होती है, एक री इंश्योरिंग कंपनी होती है, यानी जो एक्सेप्ट करेगी एक तरीके से रिस्क को। सीडिंग कंपनी वही होती है जो ओरिजिनली इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो ये सारे पैराग्राफ में यही चीज बताई गई है, ठीक है। मेन आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इंश्योर्ड यानी जो पॉलिसी होल्डर बंदा होता है ना, उसको अता पता भी नहीं होता कि मेरी पॉलिसी का आगे जैसे री इंश्योरेंस किया गया है, कुछ ऐसा अग्रीमेंट में एंटर किए गए हैं, उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। तो इंश्योर्ड डज नॉट एक्वायर एनी राइट ऑफ री इंश्योरेंस। तो यानी जब भी अगर उसको क्लेम अराइज करना है तो वो ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी के पास ही जाके अपना क्लेम अराइज करेगा। आगे वो अपना लॉज करके री इंश्योरर को क्लेम वो रिसीव कर सकता है। अब ये आता है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी फ्रेम हो सकता है। टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी री इंश्योरेंस। जो लास्ट में आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सब के सिर्फ आपको नेम्स लर्न करने हैं, बाकी में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स है वो हम यहाँ पे अपने साथ आपके साथ कवर करेंगे। फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस एंड ट्रीटी फर्दर दो टाइप का है, प्रोपोर्शनल ट्रीटी एंड नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी। अब नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी जो लास्ट में आपको दिया गया है वो दो टाइप्स का है, ठीक है। यानी नॉन प्रोपोर्शनल में क्या है, एक तो स्टॉप लॉस ट्रीटी है, एक है एक्सेस ऑफ लॉस यानी एक्सेल ट्रीटी है। आप इसको याद कर लीजिएगा। अब प्रोपोर्शनल ट्रीटी के रिगार्डिंग एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक है, दैट इज कि सैप का कोटा, सैप का कोटा, कोटा SAP, सैप का कोटा। तो यहाँ पे है कोटा शेयर यानी मतलब फिक्स हो जाता है शेयर वाइज, ये सरप्लस ट्रीटी देन ऑटो फैक एंड द पूल्स। तो ये आपके पास प्रोपोर्शनल ट्रीटी में आएगा सैप का कोटा, और नॉन प्रोपोर्शनल में आएंगे आप एक्सेस ऑफ लॉस और स्टॉप लॉस, यानी दो सिर्फ लॉसेस के नाम से हैं। तो चलिए फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि ये एक तरीके का ट्रेडिशनल टाइप मेथड है जिसमें हर ट्रांजैक्शन को अलग से डील किया जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ री इंश्योरेंस जो कि वन पर्टिकुलर रिस्क को कंसीडर करता है और एक्सप्रेस करता है रिलीफ, यानी ये ओल्डेस्ट मेथड है। जैसे
ईच रिस्क को सेपरेटली कंसीडर एंड स्टडी करता है। ईच ट्रांजैक्शन अंडर दिस हैज टू बी नेगोशिएटेड इंडिविजुअली, ठीक है। ईच पार्टी टू द ट्रांजैक्शन, यानी दोनों के पास पॉलिसी होल्डर या जो ये सेडिंग कंपनी है या री इंश्योरर है, इन दोनों के पास फ्री चॉइस होती है ऑफर करने की और एक्सेप्ट करने की। इसके में जो ड्रॉबैक है वो क्या है, एक तो हमारा काम बढ़ जाता है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, बट इसको फिर भी लोग करते हैं कुछ रीजंस की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है जो ये हमारे पास रीजंस हैं इसकी वजह से, ड्रॉबैक्स के नहीं, जो हमारे पास अदर रीजन है इनके यूज करने के। देखो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट और फोर्थ जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिक कवर्स के ऊपर है। ऑटोमेटिक कवर्स या तो हमारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं या फिर हमारे पास इंश्योरर हैज नो ऑटोमेटिक कवर एट हिज डिस्पोजल इन अ पर्टिकुलर ब्रांच के रिगार्डिंग है, जहां पे उसने पॉलिसीज वेयर ही इश्यूज पॉलिसीज रेयरली। तो ये पॉइंट था, तो यानी तभी वो बाहर एक तरीके से रेफर कर रहा है, तो एग्जॉस्टेड हो गई या फिर उसके पास कोई ऑटोमेटिक कवर नहीं है। देन ट्रीटीज में रिस्क एक्सक्लूड है, रिस्क इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रीटीज। नेक्स्ट, इंश्योरर डज नॉट वांट री इंश्योरेंस ट्रीटीज ओवरबर्डन, ट्रीटीज को में रिस्क, ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास ट्रीटीज के रिगार्डिंग। ट्रीटीज को ओवरबर्डन नहीं करना चाहते या फिर एक्सक्लूड हुआ है उसमें से रिस्क। देन नेचर ऑफ बिजनेस इन सच टेक्निकल गाइडेंस और यानी कुछ बिजनेस का नेचर ऐसा है, ठीक है, या फिर नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जहां पे हर स्टेप पे हमें एक तरीके की कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होती है, गाइडेंस या कंसल्टेशन री इंश्योरर के साथ हमें, या फिर टाइप ऑफ बिजनेस ऐसा है कि नंबर ऑफ रिस्क वेरी स्मॉल है, तो हम इसके साथ फैकल्टेटिव के साथ भी काम अपना चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटी री इंश्योरेंस। ट्रीटी री इंश्योरेंस में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी एग्रीमेंट एंटर होता है दोनों के बीच, ठीक है, जिसमें लिमिट्स ऑफ ट्रीटी बताई जाती हैं, ठीक है, मॉनिटरी ज्योग्राफिकल सेक्शन ऑफ, यानी यहाँ पे क्या होता है, हर पूरे के पूरे ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है यहाँ पे हमारे री इंश्योरर के ऊपर कि उसको जब भी क्लेम्स अराइज होगी कुछ परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है वेरियस, जैसे हमने पार्ट्स देखे थे कोटा और वो ऑटोफैक और पूल्स और उन सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग उसमें फिल की जाती है। तो यहाँ पे उसकी ऑब्लिगेशन होती है, इट इज ऑब्लिगेटरी, री इंश्योरर के लिए ऑब्लिगेटरी होता है कि उसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ऑल द रिस्क विद इन द स्कोप ऑफ द ट्रीटी, और इट इज ऑब्लिगेटेड फॉर द सीडिंग कंपनी, तो उसको सारे रिस्क उसको सीड करने पड़ेंगे, ठीक है। जनरली जो वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ट्रीटी री इंश्योरेंस अकाउंट, वो प्रिपेयर की जाती है क्वार्टरली बेस पे या फिर हाफ ईयरली बेस पे। तो इसमें मेनली यही टॉपिक्स थे। एक यहाँ पे एक आता है, एक वर्ड आता है कैश लॉस पेमेंट। कैश लॉस पेमेंट का क्या मतलब होता है कि री इंश्योरेंस जो भी है ट्रीट करता है द अमाउंट पे टू द री इंश्योरेंस। अगर मान लो अभी तक कोई पॉलिसी स्टार्ट नहीं हुई है तो और जो री इंश्योरर था उसने ऑलरेडी एडवांस दे दिया है पॉलिसी का, यानी एज्यूम्ड रिस्क स्टार्ट करने से पहले, तो उसको एज एडवांस हम ट्रीट करके रखेंगे, बाद में उसको सेटल अप कर देंगे। तो एडवांस अगेंस्ट द क्लेम अकाउंट इज स्केयर्ड अप एज एंड व्हेन द क्लेम इज सेटल्ड एंड द इंफॉर्मेशन फॉर दिस सेटलमेंट इज सेंड टू, उसकी इंफॉर्मेशन उसे सेटल की जाती है। सच पेमेंट, जो उसने पेमेंट की एडवांस में पेमेंट कर दी किसी क्लेम के रिगार्डिंग, तो उसको बोलते हैं कैश लॉस पेमेंट, क्योंकि एक तरीके से उसका कैश लॉस हो रहा है पहले ही। तो ये अब ट्रीटी हमने देखा था दो टाइप के होते हैं, प्रोपोर्शनल एंड नॉन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल ट्रीटी में क्या होता है, एक तरीके से प्रो राटा अपॉर्शनमेंट होता है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड परसेंटेजेस रेशियो होती है। नॉन प्रोपोर्शनल में हमारे पास कुछ ऐसा फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं होता। इसमें क्या होता है, सच ट्रीटीज आर करेक्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लायबिलिटी होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है, रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ सम इंश्योर्ड। ये बेस करता है बेसिस ऑफ द लॉसेस के ऊपर होता है, रेदर देन द सम इंश्योर्ड के बेसिस, जितना लॉस हुआ है उसको हम सेटल करेंगे उसके बेस पे होता है, ना कि हम हमारा इंश्योरेंस कितने का था, कितना हिस्सा पहले था हमारा प्रीमियम, उसके बेस पे नहीं होता। देन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन ईच सेशन, नहीं कैलकुलेट होता, यानी हम कलेक्टिवली पूरी पोर्टफोलियो पे जितना प्रीमियम पूरा कलेक्ट हुआ उसके रिगार्डिंग ये परसेंटेज होती है। प्रीमियम रेट प्री डिटरमाइंड होता है, लेकिन प्रीमियम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रीमियम को नहीं, पोर्टफोलियो प्रीमियम को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस वेरी कर सकती है ईच साल, हर साल, क्योंकि प्रीमियम इनकम के ऊपर बेस करती है, वो लॉस रेशो और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बेस करती है वो। देन नॉर्मली कोई भी कमीशन यहाँ पे नहीं हो। चलिए नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन ऑफ री इंश्योरेंस इनवर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या पॉइंट्स हम करेंगे कि री इंश्योरेंस इनवर्ड अंडर राइटिंग शुड बी, यानी हमें री इंश्योरेंस हम इन्वर्ट कर रहे हैं,
देन यानी या एज पर द नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस होना चाहिए। अगेन इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स करेंगे और उनके कीवर्ड्स मार्क करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐसे आएंगे, एक सेकंड थर्ड पॉइंट और एक आगे हम पॉइंट कवर करेंगे। वो है पॉइंट डोमेस्टिक फॉरेन, इन सबको लेके। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो डोमेस्टिक इनवर्ड एक्सेप्टेंसेज होंगी, हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी री इंश्योरर है जो बंदा, आर इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर देखेंगे कि वेदर वेरीफाई करेंगे री इंश्योरेंस इनवर्ड एक्सेप्टेंस बोथ अब फॉरेन और इंडिया दोनों के लिए करेंगे कि एज पर द अरेंजमेंट्स एंड अग्रीमेंट्स होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आप तीनों कवर करोगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट करता है इनकी यानी क्वांटम ऑफ एग्रीमेंट्स को देखने के लिए, क्वांटम ऑफ एग्रीमेंट्स को देखने के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक जो पॉइंट देखेंगे ये है ये पॉइंट जिसमें प्रॉफिट कमीशन कवर होता है पॉइंट का, कि ऑडिटर वेरीफाई करेगा जो प्रॉफिट कमीशन था वो कैसे कैलकुलेट हुआ है, अग्रीमेंट जो हमने दोनों के बीच हुआ था टर्म्स एंड कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ। देन देखेंगे हम ऑडिटर को अब क्या देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट हम फॉरेन के रिगार्डिंग देखेंगे। फॉरेन इनवर्ड अकाउंट बैलेंसेस को रीस्टेट करना पड़ेगा हमें, कि क्योंकि उस प्रीवेलिंग रेट पे यानी एंड डेट पे, ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट जो होता है उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा जो भी, और जो भी रेट डिफरेंस आएगा उसको हम P&L में डालेंगे। देन ऑडिटर को नीड देखनी पड़ेगी, कहीं प्रोविजन की रिक्वायरमेंट वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट है करने के लिए। देन नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन ऑफ री इंश्योरेंस आउटवर्ड, अगर हम दे रहे हैं यानी सीडिंग कंपनी। देन ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि री इंश्योरेंस एग्रीमेंट रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग यूनिट्स, ठीक है, रिगार्डिंग क्लेम्स प्रीमियम वगैरह आउटस्टैंडिंग विद ऑडिटेड फिगर्स, यानी ऑडिटर वेरीफाई करेगा अंडरराइटिंग, मतलब पूरी इन सारी अमाउंट्स को फिगर्स को वो चेक करेगा। पहला पॉइंट ये हुआ। देन ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि पैटर्न्स ऑफ री इंश्योरेंस अंडरराइटिंग क्या है, और पैटर्न्स ऑफ यानी गाइडलाइंस और उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं, मतलब जो भी हमारे पास गाइडलाइंस है, हमारे एग्रीमेंट्स इशू हैं, फिट करती है हमारे पैरामीटर्स गाइडलाइंस को या नहीं, ऑडिटर ये चेक करेगा। देन ऑडिटर नेक्स्ट चेक करेगा ऑल्सो चेक, यानी ये भी पॉइंट ये दोनों पॉइंट हमारे सेसेशंस को लेके हो गए हैं। Then the auditor should also check whether the cessions have been made as per the stipulation जो applicable थी various categories of risk उसको regarding हुए हैं या नहीं। फिर ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा, सेशंस हैव बीन मेड एज पर द अग्रीमेंट एंटर इनटू द कंपनी। तो ये तीनों पॉइंट हमारे एक कीवर्ड अराइज करते हैं। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेगा कि फॉरेन जो भी हम आउटवर्ड रेमिटेंसेस कर रहे हैं वो एज पर फॉरेन रेगुलेशंस हो रहे हैं नहीं, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना। फिर जो भी हम कमीशन जो कैलकुलेट करेंगे उन सेशन वो एज पर द अग्रीमेंट होना चाहिए। जो वहां पे अब हमने पॉइंट देखा था प्रॉफिट कमीशन का, ये सेम पॉइंट है, कंपटीशन उसकी भी जो ट्रीटी वगैरह में होती है कुछ भी, यानी जो प्रॉफिट कमीशन होता है उसको भी वेरीफाई करना, उसकी कंप्यूटेशन को वेरीफाई करना, तो ऑडिटर उसकी कंप्यूटेशन को वेरीफाई करेगा। अब ऑडिटर देखेगा कि वेदर कैश लॉस रिकवरीज हैज बीन क्लेम्ड और अकाउंटेड फॉर रेगुलर, यानी हमने देखा था कैश लॉस की जो ट्रीटमेंट होता था एडवांस में वो पे कर देता था, वो सारी बात वेरीफाई करेगा। क्लेम पेड आइटम अब अगर अपीयर करते हैं आउटस्टैंडिंग क्लेम में लिस्ट बाय एरर, तो उस लिस्ट को वो देखेगा, मेजर क्लेम्स को वो एटलीस्ट एक बार जरूर उनका वो ओवरव्यू करेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे एक ये पॉइंट, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ री इंश्योरेंस सेशन प्रीमियम, मतलब अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को हमें यहाँ पे ऑडिटर जो है वो वेरीफाई करेगा। तो ये पॉइंट्स थे हमारे पास री इंश्योरेंस आउटवर्ड की। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक हमारे पास वो है को इंश्योरेंस का। को इंश्योरेंस में अगर आप ये एक साइकिल भी याद कर लोगे तो दैट इज इनफ। को इंश्योरेंस में अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे मेन बात जो आपको एरिया फोकस है वो है कि इंश्योर्ड है वो चूज करता है कि मुझे अपना जो इंश्योरेंस है वो एक या एक से ज्यादा इंश्योरर से करवाना है, तो इंश्योर्ड यहाँ पे चूज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है वो एक से ज्यादा करवाना चाहिए, तो एक तो कंसेप्ट क्या एमर्ज करता है, देखिए 3 चीजें हैं यहाँ पे। पहले प्री डिटरमिन सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होना चाहिए, ठीक है, और बाद में वो 2 चीजों के लिए किसी को लीडर बनाएगा। लीडर किसके लिए, प्रीमियम के लिए और
क्लेम्स के लिए। सबसे पहले प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होना चाहिए, फिर लीडर बनाएगा प्रीमियम के लिए और लीडर बनाएगा क्लेम्स के सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट था को इंश्योरर के अंडर। तो बैलेंसेस जो भी इनके बीच में सेट होते हैं वो पीरियोडिकल मीटिंग्स पे सेट होते हैं और उसी टाइम पे ये एक्सचेंज करते हैं अपनी स्टेटमेंट जो ये एग्री करते हैं उसके साथ। ठीक है, मोर ओवर ये क्या बताते हैं, प्रैक्टिस इन अकाउंटिंग एंड सेटलमेंट ये ट्रांजैक्शन इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं एंड इंश्योर्ड स्पेसिफिक, यानी अपना पॉलिसी होल्डर है वो बताता है। जो यानी वो सिस्टम चूज किया जाता है, सिस्टम में भी सुटेबली डिजाइन टू अकोमोडेट ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ को इंश्योरेंस अकाउंटिंग एंड सेटलमेंट, यानी जो सुटेबल होगा वो मेथड हमारा यहाँ पे चूज करा जाएगा। तो इंश्योरेंस काउंसिल ने रिकमेंड किया फॉलोइंग नॉर्म्स व्हाइल एंटरिंग टू को इंश्योरेंस एग्रीमेंट, इन सभी नॉर्म्स को देखना। सेटलमेंट ऑफ कमीशन कलेक्शन है, यानी कमीशन कलेक्शन कैसे होगा, रेमिटेंस कैसे होगा, सर्विस टैक्स का, जीएसटी का, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए ड्यूज को सेटल करने के लिए, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स के रिगार्डिंग नॉर्म्स बताए हैं, री इंश्योरेंस अरेंजमेंट कैसे बुक किया जाएगा, और एक्सेप्शनल बुकिंग, यानी अब कुछ भी, अब हमने जो हमारे एग्रीमेंट के बीच था अगर कुछ उससे डेविएट कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ रही हैं तो उसको एक्सेप्शनल बुकिंग्स के बारे में भी हमें नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो ऑडिटर इन सब चीजों को वेरीफाई करेगा कि एडिकेट कंसिडरेशन देगा कि प्रॉपरली ये मीट आउट हुए हैं या नहीं। अब आता है सॉल्वेंसी मार्जिन का टॉपिक। यहाँ पे एवरी इंश्योरर एंड री इंश्योरर मेंटेन करते हैं। यहाँ पे अब आता है सॉल्वेंसी मार्जिन इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच में, उनको यानी असेट्स की वैल्यू लाइबिलिटीज से 50% ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल का 50% होना चाहिए। देन ऑथोरिटी ऑफ द रेगुलेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं लेवल ऑफ उसको, मतलब जो वो बताएंगे हमें लेवल कितनी सॉल्वेंसी मार्जिन होनी चाहिए, उसको नाम, उसका क्या नाम होता है, कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी। तो यानी सॉल्वेंसी मार्जिन को हम कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी भी बोलते हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऑथोरिटी जो हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ में हमें बता सकती है कि आपको कैसे प्रोविजंस को अप्लाई करना है, उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है, प्रोवाइडेड दैट दिस नॉट रिजल्ट इन द कंट्रोल सॉल्वेंसी बीइंग लेस देन द स्टिपुलेटेड इन द अबव पैरा। यानी कुछ केसेस में हमें अथॉरिटी करेगी कि कितना आपको सॉल्वेंसी मार्जिन बनाना है या कुछ भी, बट किसी भी केस में वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे है कि अगर मान लो कि अगर ये मेंटेन नहीं करते रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इसको, तो जो हमारा इनको क्या एक तरीके का, अगर मान लो जो इन्होंने 50% या कुछ भी सॉल्वेंसी मार्जिन है, कंट्रोल लेवल ऑफ मार्जिन था, अगर वो मेंटेन नहीं करते तो इनको एक फाइनेंशियल प्लान सबमिट करना पड़ेगा अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी के पास फाइनेंशियल प्लान सबमिट करना पड़ेगा जिसमें वो बताएंगे कि हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे। अगर अथॉरिटी को ये प्लान भी सही नहीं लगता तो वो उसको कहेगी कि अपने मॉडिफाई करो अपने फाइनेंशियल प्लान को। तो ये सारा पॉइंट था। अब किस केस में कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ दिस इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहाँ पे पैसा ऐसा है जहां पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ पे सरकार को वेरियस यहाँ पे इतना ध्यान देना पड़ता है। सॉल्वेंसी मार्जिन रिक्वायर्ड बहुत जरूरी है। अगर वो फेल हो जाते हैं कंप्लाई करने के लिए तो कुछ केसेस ऐसे आते हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी को इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है। कोर्ट आपको वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकती है अगर अथॉरिटी उसके पास अप्लाई कर दे तो इंश्योरेंस एक्ट कहता है कि एवरी इंश्योरर को अपनी स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज असेस करके, मतलब उनको सेक्शन 64 भी जो हमने ये सॉल्वेंसी मार्जिन बताया उसके अकॉर्डिंग उनको सबमिट फर्निश करनी पड़ती है। देन अब ये वेरियस फॉर्म्स हैं। अगर वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट हमारे पास असेट्स की, लायबिलिटीज की और सॉल्वेंसी मार्जिन की, तीनों स्टेटमेंट के अलग नाम है, फॉर्म्स हैं। ये है असेट्स का है फॉर्म ए, हमारे पास लाइबिलिटीज का है HG और इसका है KG सॉल्वेंसी मार्जिन। अगर आपको याद आ जाए तो बेटर इनफ, अगर नहीं तो सो इट्स नॉट अ बिग डील। स्टेटमेंट ऑफ असेट, लाइबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ये सर्टिफाई कौन करेगा? ऑडिटर इसको सर्टिफाई करेगा और ये फाइल और इंश्योरेंस कंपनी इसको फाइल करेगी हमारी अथॉरिटी के पास। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस कौन होता है? जो ये सप्लायर लोग होते हैं ना, इनको डर होता है कि हमारा पैसा रिसीव होगा या नहीं हमारे बायर्स के पास। मेनली दो रिस्क होते हैं, या तो वो बंदा ड्यू डेट के बाद भी पेमेंट ना करे, दूसरा है कि अगर वो जो हमारा बायर था वो इंसॉल्वेंट हो जाए। तो ये दो रिस्क हम यहाँ पे कवर करने के लिए, और जो सप्लायर है वो खुद प्रीमियम्स पे करता है और अपने रिस्क को इंश्योर कराता है।
ठीक है, इफेक्टिंग द, ये सारी बातें कही गई हैं। ये सप्लायर्स कराते हैं अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट जो उसने गुड, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सिर्फ उसी टाइप का रिस्क को इंश्योर कर सकता है जो उसने गुड्स या सर्विसेज दी, उसके रिगार्डिंग पेमेंट नहीं आई। ठीक है, हु मे बी सिचुएटेड इन द सेम कंट्री एज द सप्लायर, उसको तो बोलते हैं, हाँ हम यहाँ पे अगर सेम कंट्री का था, अगर सप्लायर और बायर्स दोनों सेम कंट्री के थे तो डोमेस्टिक रिस्क, अगर बायर किसी और कंट्री का था तो एक्सपोर्ट रिस्क अगेन द नॉन पेमेंट, अगर इंसॉल्वेंसी की वजह से या फिर अग्रीड नंबर ऑफ मंथ यानी ड्यू डेट के बाद भी नहीं पेमेंट की, अगर उसके रिगार्ड, उसको बोलते हैं हम प्रोट्रैक्टेड रिस्क, यानी उसने ड्यू डेट के बाद एक तरीके से हमने उसे कुछ मंथ्स का टाइम दे दिया, भाई अब तो पेमेंट कर दे, उसने फिर भी नहीं पेमेंट की। अगर नेक्स्ट आता है जो हमारे नॉन पेमेंट, उसने जो कि ना हमारे कंट्रोल में था ना ही सप्लायर के कंट्रोल में था, हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हो गया, तो उसे बोलते हैं हम पॉलिटिकल रिस्क कवर। तो ये सारे रीजंस की वजह से ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस लिया जाता है। पॉलिटिकल रिस्क कवर सिर्फ उन्हीं केसेस में होता है जहां पे बायर जो होते हैं वो आउटसाइड इंडिया होते हैं एंड इन कंट्रीज अग्रीड अपॉन, यहाँ पे जहाँ पे प्रपोजल स्टेज एंटर की गई है, यानी सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क उस केस में होते हैं क्योंकि उनको ये डाउट होता है ना कि पैसा बाहर ना जाए या कुछ भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, तो आउटसाइड द उसके रिगार्डिंग ही हो सकता है पॉलिटिकल रिस्क कवर। ये होता है बिटवीन 2% जिसने सप्लाई किया है ऑन अग्रीड टर्म्स के बेस पे। ठीक है, ये इज अ कंडीशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज क्योंकि दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अंडरलाइंग ट्रेड ट्रांजैक्शन होनी जरूरी है, चाहे आपने गुड्स के केस में की हो चाहे सर्विसेज, वो हमें कुछ नहीं है, बट कंडीशनल है कि वो उसके रिगार्डिंग ही आप इंश्योरेंस करा सकते हो। करेक्ट फुलफिलमेंट ऑफ दिस ट्रेड ट्रांजैक्शन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म इज एसेंशियल फॉर क्रेडिट रिस्क कवर, यानी ट्रेड ट्रांजैक्शन हमारे पास यही थी, चाहे तो गुड्स के केस में या सर्विसेज केस में, और कॉन्ट्रैक्ट आपका यानी अभी तक पेमेंट ना आई या वो सारी चीजें कवर होनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है एक ट्रेड, इस प्रोडक्ट की, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट की। अगर ये सारे रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान रखना, ऑल द रिक्वायरमेंट्स शुड बी मेट, तभी आप ये प्रोडक्ट जो है इंश्योरर आपको ऑफर करेगा। ठीक है, एक तो बहुत इजी पॉइंट्स हैं ये। पॉलिसी होल्डर का जो लॉस है, पॉलिसी होल्डर लॉस इज नॉन रिसीट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल, यानी जो सप्लायर है, पॉलिसी होल्डर यहाँ पे कौन है, हमारा सप्लायर। ठीक है, उसको जो लॉस हुआ है वो ट्रेड रिसीवल यानी हमारा जो डेटर था जिसको हमने गुड्स या सर्विसेज दी थी उसके पैसा ना आने से ही हुआ हो। ठीक है, पॉलिसी होल्डर सप्लायर होना चाहिए जिसने सप्लायर जो फेयर मार्केट वैल्यू पे गुड्स किए थे। पॉलिसी होल्डर का जो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल डज नॉट अराइज, मतलब जो उसके थे वो गुड सर्विसेज से आने चाहिए, उसका फैक्टरिंग का बिजनेस ना हो या रिवर्स फैक्टरिंग के से या कुछ ऐसा सिमिलर अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे ना अराइज हुआ हो। पॉलिसी होल्डर के पास एक कस्टमर होना चाहिए जो लायबल था पैसे देने के लिए। द नेक्स्ट इज पॉलिसी अंडरटेकन टू पे प्रीमियम, वो पॉलिसी प्रीमियम पे करेगा, पॉलिसी एंटायर प्रीमियम और अदर रिक्वायरमेंट अगर अथॉरिटी टाइम टू टाइम जो प्रिस्क्राइब करती रहती है। अब कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको नहीं करने हैं, नॉट रिक्वायर्ड। लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पे सिग्नेचर्स एंड रिपोर्ट टू बी अटैच्ड विद द अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे अब आपके ऊपर रिक्वायरमेंट आती है कि जो भी आप अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स आप अथॉरिटी को सबमिट करते हो वो इन केस ऑफ अ कंपनी के केस में वो या तो वो साइंड होनी चाहिए। कौन साइन करेगा उसे, या तो एक तो चेयरमैन अगर है वो साइन करेगा, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी करेगा, यानी चेयरमैन प्लस 2 डायरेक्टर्स प्लस प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी, तो ये लोग साइन करेंगे। इट फर्दर प्रोवाइड दैट अकाउंट्स और स्टेटमेंट जो कि कंपनी करते हैं अकम्पनीड होते हैं शुड बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट कंटेनिंग, ठीक है, कि जो भी इस टाइम पे जो ये चेयरमैन, डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल ऑफिसर हम बता रहे हैं, तो ये अपनी स्टेटमेंट के साथ इन लोगों के नाम, इनकी डिस्क्रिप्शन, इनकी ऑक्यूपेशन क्या है, इनकी डायरेक्टरशिप्स क्या हैं, जो पर्सन इन चार्ज होता है या फिर मैनेजमेंट या जो बिजनेस है, इनके रिगार्डिंग भी एक स्टेटमेंट जाती है, यानी इन लोगों के रिगार्डिंग भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट होती है। तो ये था हमारा चैप्टर इंश्योरेंस कंपनीज का। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। कोई भी आपका क्वेरीज आती हैं तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं।
और आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे कुछ मैंने ऐसे MCQ स्टार्ट किए हैं, तो जिसको आप आंसर करेंगे इस वीडियो को लगाने के बाद, इस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद, तो आपके लिए वो यूजफुल होगी। एंड मोर ओवर यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि तीन मेनली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी हम आंसर करते हैं। एक तो सेक्शन 64VB, ठीक है, एक इंश्योरेंस एक्ट 1938, और एक यहाँ पे आता है IRDA रेगुलेशंस। तो ये 3 पॉइंट्स को अगर इंश्योरेंस का क्वेश्चन आता है, अपना आंसर का पार्ट बनाओगे तो आपका आंसर और ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा, और ये आपको याद करना मुश्किल भी नहीं है। 64VB का कितने बार यहाँ पे इस चैप्टर में आया है, प्रीमियम के रिगार्डिंग है, हमें वेरी मच क्लियर है ये टॉपिक। इसके ऊपर नो डाउट MCQ भी आ सकता है, क्वेश्चन भी सेपरेटली पूछा जा सकता है। तो आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ऑडिट के रिगार्डिंग मेरी एक ही टिप है कि आप इस चैप्टर को रेगुलरली रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा हमें क्रैमिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको रेगुलरली रिवाइज कीजिए। तो और इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आप जो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑडिट एंड लॉ बाय जैस्मिन। थैंक यू।